जैसे ही पंडित नेहरू का बात आती है तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हर बार सामने आती है। नेहरू के चाहे समर्थक हो या विरोधक हो, दोनों को भी नेहरू की बहुत सारी जानकारी नहीं है। आज जो हम प्रास्ताविक कहते हैं, प्रियम्बल कहते हैं, यह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का प्रियम्बल नहीं है, यह पंडित नेहरू का प्रियम्बल है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम डिक्लेयर करते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत रत्न है। भारत में जिस तरह से दंगा फसाद हो रहे थे, मुसलमानों पर जबरदस्त आक्रमण हुए थे, हिंदू को जिस तरह से मारा गया विभाजन में, उसका बदला भारत में लिया जा रहा था और गांधी जी की हत्या के साथ ही मुसलमानों की हत्या बंद हो। आज भी कांग्रेस नेहरू के वंश से मुक्त नहीं हुई। जीप घोटाला 1947 में हुआ, 80 लाख का करप्शन चार्ज वीके मेनन पे था और उस वक्त नेहरू जी ने उस पे एक्शन नहीं ली। शायद ये रीजन बना कि सब ब्यूरोक्रेसी में एक मैसेज गया कि करप्शन को भारत की गवर्नमेंट टॉलरेट करती है। क्या ये हम मान सकते हैं दिस वाज द स्टार्टिंग ऑफ एवरीथिंग, द करप्शन एरा ऑफ इंडिया? नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल अनफिल्टर्ड स्टोरीज। आज हम आपके लिए एक बहुत ही अनटच्ड ऐसा सब्जेक्ट लेकर आए हैं और हमारे मित्र और बहुत फेमस हिस्टोरियन कम लेक्चरर डॉक्टर बालाजी चिरडे सर के साथ। सर का एक थोड़ा सा हल्का इंट्रोडक्शन आपको देना जरूरी है। सर पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन हिस्ट्री में पीएचडी है और सर अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में सीनियर लेक्चरर है, प्रोफेसर है और सर का बहुत अच्छा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। एक उनकी बहुत अच्छी खासियत है कि वो किसी भी चीज में नैरेटिव नहीं जोड़ते। जो देश के लिए सही था, जो हिस्ट्री में हुआ था, बस उसी की हम बात करेंगे। तो हो सकता है आज आपको बहुत सारे शॉकर्स, जो आपके बिलीव्स और डिसबिलीव्स है, उन सबको तोड़ते हुए कुछ अलग आप जानकारी भारत के बारे में पाएंगे। तो विदाउट वेटिंग टू मच, लेट्स स्टार्ट दिस डिस्कशन विद डॉक्टर बालाजी चिरडे। बट सबसे पहले मैं चाहूंगा सर अपना खुद का इंट्रोडक्शन भी खुद से एक बार जरूर कराएं। नमस्ते, मैं डॉक्टर बालाजी चिरडे यहाँ पर महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सिद्धू कानू मुर्मू दलित एवं जनजाति विभाग में मैं अभी निदेशक हूँ। मेरा जो पीएचडी का वर्क है वह सावरकर के 1857 का स्वातंत्र्य समर इस विषय पर है और मेरी अभी 12 साल की सर्विस हो चुकी है। अलग अलग पत्रिकाओं में मैंने लेखन भी किया है और अलग अलग विषयों पर मेरे अभी भाषण भी यूट्यूब पर उपलब्ध है। मुझे लगता है कि इतना मेरा परिचय काफी है। आप बहुत मॉडेस्ट रहे सर खुद का परिचय देने में। आज के पॉडकास्ट का जो सब्जेक्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है व्यूअर्स, क्योंकि शायद इस एक एरा के बारे में जो 1947 जब से भारत स्वतंत्र हुआ से लेके 1964, मतलब हम इसको नेहरूवियन एरा कह सकते हैं। इस बारे में बहुत सारे लोगों की बहुत सारी क्यूरीज है, बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन है। या हो सकता है कि एक इंटरनेट पे बहुत बड़ा ब्लूम है कि नेहरू की 50 गलतियां क्या थी, नेहरू जी का मैनेजमेंट कैसा था, क्या उन्होंने कश्मीर इशू को सही हैंडल किया, क्या उन्होंने 1962 वॉर के वक्त बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया, उनकी आर्थिक नीतियां जो सोशलिस्ट थी वो भारत के लिए सही थी क्या, करप्शन के मामले में क्या उन्होंने स्टार्टिंग में ही अच्छे अगर स्टेप्स उठा लेते तो भारत का एक बहुत बड़ा जो फेज, जो हम कह सकते हैं ब्यूरोक्रेटिक करप्शन बढ़ गया या आज की पोजीशन पे हम देखते हैं, वो कंट्रोल किया जा सकता था क्या। बहुत सारी रोमांचक जानकारियां, बहुत सारे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स। एंड सर मैं जानता हूं सर से हमारी पुरानी पहचान है, तो बिल्कुल दिल खोल के सर बात करेंगे इस पे। और जरूर सुनिए, एक बहुत अभ्यासक पोस्ट इंडियन हिस्टोरियन के साथ ये टॉपिक हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं व्यूअर्स। मैं सबसे पहले नेहरू के संबंध में ये स्पष्ट बता दूं कि अभी 2024 की नई पीढ़ी में नेहरू के चाहे समर्थक हो या विरोधक हो, दोनों को भी नेहरू की बहुत सारी जानकारी नहीं है। नहीं है। जब मैंने
नेहरू पढ़ा रहा था तो पढ़ाने से पहले बच्चों के मन में नेहरू के संबंध में क्या छवि है इसको जानने का जो प्रयास किया तो बहुत ही धूमिल छवि नेहरू जी की उनके जो छात्रों के सामने नहीं आने चाहिए और जो बिल्कुल ही महत्वपूर्ण नहीं है उनके पूरे जीवन में, ऐसी कुछ बातें छात्रों के, पाठकों के, दर्शकों के मन पर अभी तक है। लेकिन अभी यदि हम आइडियोलॉजिकली भी सोचे तो कांग्रेस के भी किसी कार्यकर्ता को हम यदि पूछे तो वह भी नेहरू के संबंध में बहुत कुछ बोल नहीं पाएगा, क्योंकि उसने कुछ पता ही नहीं उसको। तो नेहरू एक ऐसे व्यक्तित्व भारत के इतिहास में हुए हैं बहुत समय तक, यानी 1964 और फिर यदि हम 10 साल जोड़ दें तो लगभग 75 वर्ष की उम्र उन्हें मिली, और इस 75 वर्ष के उम्र में से उनको 17 वर्ष का भारत का प्रधानमंत्री रहने का अवसर मिला। लॉन्गेस्ट। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी और लोगों को लगता है कि वे सिर्फ 15 अगस्त 1947 के बाद पंतप्रधान रहे, नहीं, उसके पूर्व 11 महीने वो पंतप्रधान रहे, ये बहुत लोगों को पता नहीं। 2 सितंबर 1946 को जो अंतरिम सरकार बनी, उस अंतरिम सरकार में गवर्नर जनरल के बाद की जो पोस्ट होती है उसको वाइस चेयरमैन कहा जाता था, और वह पोस्ट पंडित नेहरू के पास थी और वह लगभग पंतप्रधान की तरह थे। सर, जैसे ही पंडित नेहरू का बात आती है तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हर बार सामने आती है। मैं यही आपके इसी रेफरेंस से स्टार्ट करता हूं कि 1946 में, मतलब एक्चुअल 15 अगस्त 1947 से पहले 11 महीने पहले एक इंटरिम गवर्नमेंट आई, अंतरिम सरकार आई, उसमें पंडित जी को प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर किया गया या रखा गया। सर, उस वक्त का एक वीडियो क्लिप बहुत पॉपुलर है कि उन्होंने उस वक्त जब शपथ ली प्राइम मिनिस्टर पोजीशन की, तो वो क्वीन विक्टोरिया के नाम से शपथ ली गई। इज इट ट्रू, और यहाँ पे कुछ हमारा या डॉक्टर्ड है या कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं उसमें। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यदि आज हमारे हर मंत्री का, हमारे प्रधानमंत्री का शपथ भारत के संविधान या हमारा जो कोई ईश्वर है, ईश्वर की शपथ, अल्लाह की शपथ, गॉड की शपथ लेते हुए होती है, तो ब्रिटिश जब भारत में थे तो उनकी जो रिटर्न प्रतिज्ञा थी उस प्रतिज्ञा के रूप में ही आपको लेना था, उससे बदलकर आप कुछ नहीं ले सकते थे। और हर व्यक्ति को जो सरकार में आ रहा है उसको यह शपथ लेना आवश्यक था कि आई द मोस्ट हम्बल एंड लॉयल सब्जेक्ट ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, यह शपथ लेना आवश्यक था। और ऐसी शपथ लेना ब्रिटिश जब तक थे तब तक वो वैसे ही हमको उसका, तो क्या इसका मतलब यह है कि हमने इंडिपेंडेंस जीता या हमें बस दान में मिला है कहीं पर? क्योंकि अगर हमें हम अगर हमारी गवर्नमेंट सेटअप कर रहे हैं और तब जाके भी हमें वो गुलामी की मानसिकता में उन्हीं की शपथ, उन्हीं के अकॉर्डिंगली चलना है, तो हमने इंडिपेंडेंस जीता या मिला? नहीं, आप जो पहले बोले वह बात 2 सितंबर की है, 15 अगस्त को ये बात नहीं हुई है। नहीं, 15 अगस्त को तो बिल्कुल नहीं। हाँ, तो इसलिए हम जो कहते हैं कि लोगों को अभी हम अमृतकाल में आ चुके हैं, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को फिर से समझ लेना बहुत आवश्यक है। यह जो स्वतंत्र संग्राम है वह हमें स्वाधीनता मिली और वह लगभग 200 वर्ष के बाद मिली। राइट। हाँ, तो हम कह सकते हैं एक लेवल पे 800 वर्ष के बाद मिली। यस, तो 800 वर्ष के बाद मिली, तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप किससे छुटकारा पाना चाहते हैं, स्वतंत्रता किसके चाहते थे। 800 वर्ष का यदि गुलामी आप कह रहे हैं तो 800 वर्ष पहले
मुस्लिमों की गुलामी थी, वहां से उसको तुमको छुटकारा मिल गया। 200 वर्ष पूर्व मुसलमान अंग्रेजों से आपको छुटकारा मिल गया। इस अर्थ से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भी कहते हैं कि 1000 वर्ष के बाद भारत आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ। तो ये व्यूअर्स बहुत बढ़िया बात सर ने आपने नोटिस नहीं की, अंडरलाइन करके रखनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर जी का ये विधान है कि हमें इंडिपेंडेंस 1000 वर्ष के बाद मिली, जिन्हें भी लगता है कि 200 साल के बाद मिली। तो डॉक्टर अंबेडकर भी कहते हैं कि मुस्लिम इन्वेजन ये एक आक्रमण ही था। मैं सर कोई नैरेटिव तो नहीं जोड़ रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 1947 में कहते हैं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कुछ लोगों का जब मतदान हुआ कि किसे प्राइम मिनिस्टर पोस्ट पे डाला जाए, तो ज्यादा जो मतदान हुआ, जो वोटिंग हुई, वो अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल के फेवर में हुई थी। और नेहरू जी कांग्रेस कमेटी के ऑब्वियस चॉइस नहीं थे, पर कहीं से गांधी जी की जिद थी, ऐसा एक नैरेटिव है सर। आई डोंट नो, मतलब ट्रुथ तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कितनी सच्चाई है। मैं एक फिर से एक क्वेश्चन बस रिपीट कर रहा हूं फॉर सर्टेन सिक्स। ऐसा कहा जाता है कि 1947 में जब प्राइम मिनिस्टरशिप देनी थी, तब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ऑब्वियस चॉइस सरदार पटेल थे, पर किसी वजह से गांधी जी ने वो नेहरू जी को ऑफर किया। इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, ये मात्र नैरेटिव है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो व्यक्तित्व था और नेहरू का जो व्यक्तित्व था, वह गांधी के इर्द गिर्द घूमने वाले, एक दाईं ओर और एक बाईं ओर रहने वाले थे। उनमें कोई भेद नहीं था, भेद होता भी वो बहुत कम भेद था। और सरदार पटेल ये भली भांति जानते थे कि कांग्रेस का पूरा भारत का संगठन उनको पता था, उनकी क्षमता उनको पता थी, लेकिन पंतप्रधान के रूप में वे आगे आए ऐसे उन्होंने पहले कभी नहीं कहा था, और उनकी मंशा भी नहीं थी। उनकी शारीरिक क्षमता भी तब तक बहुत कम हो चुकी थी, क्योंकि वो भी अभी 73 यानी 50 में उनकी 1950 में उनका निधन हुआ है। तो इसलिए ये जो हम कहते हैं कि नेहरू चॉइस नहीं थी, सरदार पटेल थी, और पटेल होते तो चीजें अलग होती, ऐसा हम नैरेटिव कहते हैं कि वो इलेक्शन हुआ था कुछ, और 12-15 मेंबर में से 13 से 14 मेंबर्स का जो वोटिंग था वो सरदार जी के फेवर में था। हाँ, सरदार जी के फेवर में था, किंतु इसमें कुछ उनके फेवर में यह सब रहते हुए भी गांधी को ये लगता था कि पंतप्रधान के रूप में नेहरू ही आए, क्योंकि क्या सर एक इलेक्शन प्रोसेस को बाईपास किया गया, ऐसा आपको लगता है? तो गांधी जी तो कांग्रेस में एक एटोक्रेटिक, एक एकाधिकार, एक तानाशाही थे। गांधी जी जिनको गांधी जी जब जब लगता था कि उनकी बात मनवाने के लिए वो कुछ भी करते थे। ओके, यस, गांधी जी और नेहरू के पत्राचार यदि हम देखें तो ये बहुत बात स्पष्ट रूप से सामने आ सकती है। यह हम 1920 में गांधी आए और उनकी मृत्यु तक गांधी ने कांग्रेस पर राज किया, वो कांग्रेस के बादशाह थे। क्या बात है। हाँ। तो कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस, जैसे इलेक्शन हो रहा है, सारे मेंबर्स एक बात कह रहे हैं, उसे साइडलाइन करके गांधी अपनी ही बात मनवाते थे। तो सर कहीं ना कहीं पे यहाँ पे सच्चाई है कि कांग्रेस की इच्छा थी कि सरदार पटेल बने, पर गांधी जी के जिद के वजह से नेहरू जी बने। इस नैरेटिव को झुठला भी तो नहीं सकते। मैं इस विषय में गांधी के पक्ष में हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि संख्या बल आपके पास होता है, लेकिन उसका आगे क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, वह पता होता है। और अच्छा। गांधी जैसे व्यक्ति जो दूरदृष्टा थे, उनको पता था कि आगे का भविष्य भारत का क्या है, इसलिए उन्हें लगता था कि सरदार पटेल और नेहरू, इनमें निश्चित रूप से सरदार पटेल में उनका बहुत बड़ा विश्वास था, क्योंकि गांधी जी के सारे आंदोलन और कांग्रेस की पूरी रीढ़ सरदार पटेल संभालते थे। लेकिन पंतप्रधान का जो पद है, वह पद, उसका विश्वास, उसका भविष्य एक अलग स्वरूप का है, इसलिए उन्हें लगा होगा शायद, इसलिए उन्होंने नेहरू के पक्ष में अपना मत दिया है। ओके ओके, तो कुछ लेवल पे इसमें थोड़ी बहुत एक सच्चाई दिखती है, पर कहीं पे एक ओपिनियन, क्योंकि आप जानकार है इस सब्जेक्ट। लेकिन मैं और एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, नेहरू, पटेल ने इसके बाद भी कभी
नेहरू को इस संबंध में कभी क्रॉस नहीं किया है। शायद उनमें वो मैच्योरिटी, वो अंडरस्टैंडिंग थी, यस, या उनकी वो मंशा नहीं थी, उनकी वो इच्छा नहीं थी कि वो उसमें जाए। बट कहीं ना कहीं पे इस बात में थोड़ी सी सच्चाई है कि एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अगेंस्ट जाके ही नेहरू जी को पंतप्रधान पद दिया गया, और वो जिद गांधी जी की थी। इससे कोई नुकसान नहीं हुआ है। नहीं नहीं सर, हम बस न्यूट्रल होके बात कर रहे हैं। नुकसान और भविष्य तो आगे आगे हम डिस्कशन पे आएंगे। फायदा भी हुआ, भारत एक अलग, मतलब इसरो का प्रस्तावित तो बातें देखेंगे हम आगे। और फिर एक बहुत लंबा एक फेज चला, पर तब कहते हैं कि 1947 के वक्त अगर नेहरू जी का, पंडित नेहरू का अगर सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल, या कह सकते हैं उनके जिंदगी का सबसे बड़ा ब्लंडर अगर मानते हैं कुछ लोग, तो वो कहते हैं कश्मीर पॉलिसी, हैंडलिंग ऑफ कश्मीर। अगर तब पटेल करते तो कश्मीर की ये जो आज की जो दिक्कत है, जो धारा 370 का जो इशू अभी मोदी गवर्नमेंट ने उसे हटाया बहुत प्रयासों के बाद, वो आता ही नहीं। धारा 370 लगना ही शायद नेहरू जी की गलती थी, या उसे सही से टैकल नहीं किए। मैं फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं व्यूअर्स, क्या नेहरू के जिंदगी का सबसे बड़ा ब्लंडर कश्मीर हैंडलिंग है? कश्मीर के विषय के संबंध में हम निश्चित बात करेंगे, लेकिन उसके पूर्व कुछ बातें मुझे समझाना बहुत आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है कि अभी के जनरेशन के हमारे सभी भारतीय लोग, उनको पता नहीं है कि 1947 का जो भारत है वो 36 करोड़ लोगों का भारत है, जहां पर सिर्फ 17% हमारी साक्षरता है, लगभग 85% लोग निरक्षर है। और ऐसे भारत में बंटवारे के बाद, विभाजन के बाद हमारी जो 3-4 महत्वपूर्ण समस्याएं थी, उसको नेहरू ने किस तरह से टैकल किया वो समझना बहुत आवश्यक है। एक तो भारत में 1.5 करोड़ पाकिस्तान से हिंदू आए हुए हिंदुओं को जगह देना, उनको उनकी प्रॉपर्टी के प्रोपोर्शन में यहां पर निधि उपलब्ध कराकर देना, उनको मानसिक रूप से सेटल करना, यह पहला काम था। दूसरा, तो क्या सर नेहरू जी का ओपिनियन पार्टीशन के फेवर में था? यस, नेहरू, गांधी, पटेल तीनों भी पार्टीशन के पक्ष में थे। अच्छा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सरदार पटेल भी पार्टीशन के फेवर में थे। कई लोगों का ये डिस्कशन आता है कि अगर पटेल होते तो पार्टीशन नहीं होता। फिर से विभाजन के बारे में मैं 2 मिनट में ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, क्योंकि विभाजन ब्रिटिशों ने नहीं किया है, विभाजन हमने कराया। लोग बार बार कहते हैं कि ये अब तक तो ठीक था, ब्रिटिशों को हर बात ब्रिटिशों के नाम पे फोड़ना अब तक ठीक था, लेकिन अब अमृत काल में यह वास्तविकता समझना बहुत आवश्यक है कि बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना, उनका मुस्लिम लीग और उनके साथ बहुसंख्यक रहने वाले पंजाब, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध, बलूचिस्तान और आज का जो बांग्लादेश है, तब का जो ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट बांग्ला था, वहां पर जो मेजॉरिटी मुस्लिम थे, उनको भारत में जबरदस्ती लोकतंत्र में कैसे हम ला सकते थे, जबकि उनकी इच्छा ही नहीं थी, भारत में नहीं आना चाहते थे वो। और नहीं आने का एक विकल्प था जो लोगों को पता नहीं है। वो विकल्प क्या था? विभाजन बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना की पहली मांग नहीं है। बैरिस्टर जिन्ना की मांग है कि भारत में लोकसभा में, राज्यसभा में, सभी सेवाओं में मुसलमानों को 50% आरक्षण, यह उनकी पहली मांग है। पैरिटी यह उनकी पहली मांग है, विभाजन उनकी मांग नहीं है। ओके, ये बात समझ लीजिए। तो ये तो एक लेवल पे ऐसा लगता है, अगर ये मांग मान ली जाती तो हम अखंड भारत होता, भारत अखंड होता, पर हम विभाजित होते। नहीं, यही तो बहुत महत्वपूर्ण है कि गांधी, पटेल, नेहरू यह इतने जबरदस्त राजनेता थे कि गांधी जी 18 दिन बैरिस्टर जिन्ना के घर गए मुंबई में, और 18 दिन उन्होंने कहा कि जिन्ना, आप पाकिस्तान चाहते हो, विभाजन चाहते हो, ले लो। जिन्ना ने 18 दिन उनको नकारा और
जीना ने उनसे पूछा गांधी जी से कि विभाजन करेंगे लेकिन उसका आधार क्या होगा। गांधी जी कहते थे कि भाई हम हिंदू बड़े भाई है, तुम छोटे भाई हो, इस रूप में हम विभाजन करेंगे। जीना ने कहा कि नहीं, मुसलमान स्वतंत्र राष्ट्र है, यह आप पहले कबूल करो, उसके बाद हम सोचेंगे। गांधी जी ने कहा कि मैं पाकिस्तान देने के लिए तैयार हूं, मगर मुसलमान स्वतंत्र राष्ट्र है यह स्वीकार नहीं कर सकता। हम समझे नहीं, मुसलमान स्वतंत्र राष्ट्र है मतलब ये क्या एग्जैक्ट इशू है? ये समझिए कि यूनो में जैसे श्रीलंका को भी एक ही वोट है, जनसंख्या कम रहते समय भी, हाँ। और भारत की 140 करोड़ की जनसंख्या रहने के बाद भी एक ही वोट है, तो समान हो गए दोनों। तो यह है पैरिटी। हम सिर्फ अल्पसंख्यक नहीं हैं, 600 वर्ष इस राष्ट्र पर राज्य कर चुके हैं, इसलिए हम समता चाहते हैं, पैरिटी चाहते हैं। यह मुस्लिम लीग की पहली डिमांड थी, और यदि यह नहीं मिलता है तो हमें विभाजन चाहिए, दूसरी डिमांड। और गांधी, पटेल, नेहरू 50% देने के लिए तैयार नहीं थे, जबकि 40% दे चुके थे, लेकिन 50% के लिए वो तैयार नहीं थे। सर, अगर हम क्यों इतना मतलब मोहम्मद अली जिन्ना से हम ब्लैकमेल हो रहे थे, गांधी, पटेल, नेहरू, क्या रीजन है? नहीं मानते, एक भी शर्त नहीं माननी है हमें, क्या इश्यू है यहाँ पर? जब आप लोकतंत्र में है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को आप स्वीकार रहे हैं, ब्रिटिशों ने आपको आश्वासित किया है कि वह आपको एक दिन जवाबदेही सरकार देकर जाने वाले हैं। जवाबदेही सरकार की जब आप बातें करते हैं और एक संविधान आपको चाहिए, तो सारा संघर्ष किसका संघर्ष था? एक संविधान जो तैयार होगा उसमें वो स्वीकार नहीं होगा हमें, यह जिन्ना का कहना था। अच्छा, हाँ, जो संविधान भारत बनाएगा उसमें हमारे लिए क्या होगा, सत्ता में हमें क्या मिलेगा, और उस सत्ता में मुसलमानों की ओर से मुस्लिम लीग यह मांगती थी कि हमें 50% चाहिए, यह उनकी मूल मांग थी, मुख्य मांग थी। और ये तो मतलब लोक संख्या के प्रपोर्शन में अगर हम कहें, पॉपुलेशन प्रपोर्शन, हिंदू अगर वहां पर 80% है या 85% है, मुस्लिम 15% है, तो मोहम्मद अली जिन्ना की डिमांड ये थी कि हम 15% होके भी हमें 50% पार्टिसिपेशन चाहिए। 22% थे मुसलमान, उनको 50% चाहिए था। देखिए, ये जो पूरा ब्रिटिश भारत है, ये समझ लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यहां पर 22% मुसलमानों को 33% आरक्षण लखनऊ करार में लोकमान्य तिलक ने ऑलरेडी दिया था। ओके। 33% के बाद 40% 1930 तक मिल गया। ओके। 40%। अभी सर, इतने शॉकर से अगर कोई इसे समझ पाए ना, तो ये पंचेस है। यस, देखिए, मैं सावरकर 1937 को बाहर आए, रत्नागिरी के बाहर, और वो कहने लगे कि 1 मैन 1 वोट, उनकी घोषणा थी 1 मैन 1 वोट। तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने उनको कहा, लिखा उनको कि सावरकर, यहां पर 22% लोगों को ऑलरेडी 40% दे चुकी ही कांग्रेस। ब्रिटिश दे चुका है, कांग्रेस दे चुका है, ब्रिटिश मान चुके हैं, अब आप 40% को 22% कह रहे हो और वो 50% मांग रहे हैं, ये असंभव है। अच्छा। ये जो डेडलॉक पॉलिटिकल कहते हैं, ये पॉलिटिकल डेडलॉक यहीं से हुआ है। ओके, तो कुछ ब्लंडर तो इंडिपेंडेंस से पहले भी कांग्रेस कर चुकी थी। देखिए, अब जब हम कांग्रेस यह शब्द हम जब बोल रहे हैं, तो कांग्रेस भारत में ऐसा राजनीतिक संगठन है जिसको जिन्ना की दृष्टिकोण से वे कह रहे थे कि यह हिंदुओं का एकमात्र राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, हिंदुओं का रिप्रेजेंटेशन करने वाला दूसरा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। राइट। और सारे हिंदू कांग्रेस के पीछे थे, ये बात समझ लीजिए। ओके। क्योंकि हिंदू महासभा निर्माण तो ही थी, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था, उनकी कोई सीट चुनकर आई नहीं थी। वो अब समाज में उतना पेनिट्रेशन नहीं कर पाए थे, एकदम नए थे, हिंदू महासभा नहीं थी, पूरे लोग कांग्रेस के पीछे थे, सारे हिंदू कांग्रेस के पीछे थे। और जिन्ना का एक आरोप था कांग्रेस पर कि तुम हिंदुओं के पक्ष हो।
वो तो एक ब्लैकमेलिंग स्ट्रेटेजी। नहीं, ब्लैकमेलिंग के लिए नहीं थे भी वहां पर। और कांग्रेस का यह कहना था कि भाई हम सिर्फ हिंदुओं के नहीं है, हम सभी के हैं। हम मुसलमानों के नेता है, हम मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, दलितों का करते हैं, जनजातियों का करते हैं, हम सबका प्रतिनिधित्व करते हैं, हम सिर्फ हिंदुओं के नहीं। राइट। तो कमिंग बैक टू आवर ओरिजिनल क्वेश्चन। हाँ, नहीं, और एक, हाँ, कश्मीर, मैं वही आपसे बताना चाहता हूं कि 2-3 बातें समझना बहुत आवश्यक है। एक तो 1.5 करोड़ आय वाले जो हिंदू निर्वासित थे, उनकी व्यवस्था की गई। राइट। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो लोगों को पता नहीं है कि 1947 के पहले 2 भारत थे, एक भारत नहीं था, 2 भारत थे। 2 भारत कौन से थे? एक था ब्रिटिश भारत और दूसरा था रियासती भारत। हाँ, राइट, प्रिंसली स्टेट्स। यहीं पे तो सर पूरा सरदार पटेल जी का जो कर्तृत्व, जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा होती है। यस, है ना? हाँ। तो ये जो 565 रियासतें थी, उन सारी रियासतों को भारत में मर्ज करना यह सबसे बड़ी प्रोसेस थी। जब माउंटबेटन भारत में आए तो उन्हें सिर्फ भारत का अखंड भारत रखना है या पार्टीशन रखना है, ये 2 विषय थे। भारत के आजादी का विषय उनके सामने था, लेकिन उनके सामने 565 रियासतों के विलय का विषय नहीं था। वह विलय का विषय जब आया, क्योंकि 3 जून 1947 को पत्रकार परिषद हो गई और 15 अगस्त की डेट डिक्लेयर हो गई कि अभी 15 अगस्त को हमें आजादी मिलेगी और 14 अगस्त को पाकिस्तान नामक एक नया राष्ट्र बनेगा। लेकिन अभी इस रियासतों का क्या करना है? क्योंकि रियासतों का संबंध सीधे वाइसराय से था और वाइसराय से विक्टोरिया रानी, इंग्लैंड के रानी से था। तो इसमें लैप्स ऑफ पैरामाउंटसी एक शब्द प्रयोग किया गया, लैप्स ऑफ पैरामाउंटसी। लैप्स ऑफ पैरामाउंटसी का अर्थ होता है कि 1857 के क्रांति के बाद इंग्लैंड की रानी और भारत के 565 रियासतों के साथ एक संबंध बना दिया गया। और अब ब्रिटिश जा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि हमारे आपके संबंध खत्म हो गए। अभी माउंटबेटन ने कहा कि ये सारे जो रियासतें हैं उनको मर्ज करने की प्रक्रिया आप शुरू कर दीजिए। तो उसका इंचार्ज सरदार पटेल को बनाया गया, उसके सेक्रेटरी वीपी मेनन बने। 21 जून को ये मिनिस्ट्री बनी। 21 जून को मिनिस्ट्री बनने के बाद 565 रियासतों का विलय करने की प्रक्रिया पहली बार शुरू हुई। तो सबको एक फॉर्म छापा गया जिसमें 3 ही विषय पहली बार, क्योंकि 15 अगस्त 1947 के बाद 1 वर्ष तक माउंटबेटन भारत में रहने वाले थे। नौसेना, आर्मी और नेवी, एयरफोर्स तीनों भी ब्रिटिशों के हाथ में रहने वाले थे। इसलिए पहला फेज क्या हुआ, 565 रियासतों को 3 विषय के लिए उनका एक्सेशन किया गया। एक कम्युनिकेशन, दूसरा डिफेंस और तीसरा फॉरेन पॉलिसी। और तीनों भी पॉलिसीज ऐसे हैं जो पहले भी रियासतों से उसका कोई संबंध नहीं था, क्योंकि रियासतों का डिफेंस ब्रिटिश करते थे, कम्युनिकेशन यानी रास्ता, ट्रेन, ये सब ब्रिटिश देखते थे, और फॉरेन पॉलिसी वो भी ब्रिटिश ही देखते थे खुद। फिर तो उनका कोई नुकसान ही नहीं था। तो 565 लोगों के लिए एक ही आवेदन छापा गया और उस आवेदन में सिर्फ उस रियासत के व्यक्ति को अपने रियासत का नाम, खुद का नाम और उनका हस्ताक्षर करना था, दूसरा कुछ नहीं करना। तो ये प्रक्रिया बहुत गंभीर थी, क्योंकि इतनी वर्षों की पुरखों की अपनी पूरी रियासत इस तरह से उसका कुछ करना, इसमें तो कुछ ज्यादा नुकसान था ही नहीं, ये तो सिर्फ एक्सेशन था। लेकिन इससे भी लोग डर गए। लेकिन सरदार पटेल, वीपी मेनन और माउंटबेटन ने एक मीटिंग मुंबई में बुलाई और तीनों 3 कमरे में बैठे। पहले हर
हर रियासत का जो प्रमुख होता था, नवाब, राजा, वो वीपी मेनन के पास आता था। वीपी मेनन उसको समझाते थे कि भाई ये 3 विषय है, इस पर सिग्नेचर करो, अभी आपका कोई नुकसान नहीं है, हम सब उसको देखेंगे। उसके बाद पटेल समझाते थे और आखिर में माउंटबेटन के टेबल पर सिग्नेचर होता था और वहां पर माउंटबेटन समझाते थे कि आप यदि इसमें सिग्नेचर नहीं करेंगे तो जो कोई राजनीतिक विद्रोह आपके रियासत में होगा उसके लिए हम कोई मदद नहीं कर सकेंगे। ओके। तो लगभग 15 अगस्त 1947 के पहले 560 रियासतों ने विलय कर दिया। 5 ही रियासत बचे थे, सिर्फ आधा डजन रियासत बचे। 5 रियासत भी से उसमें हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और गुजरात में की 2 बहुत छोटे छोटे, मैंगलोर और मानवदर नाम के 2 छोटे छोटे रियासतें थी, वो रही। तो 15 अगस्त तक विलय न होने वाले 5 रियासतों में जम्मू और कश्मीर था। तो जम्मू कश्मीर का जो विषय है वह समझना आवश्यक है। क्यों जम्मू हमारे विभाजन का एक तत्व था? क्यों जम्मू कश्मीर का विलय क्यों फंसा? 2 कॉन्ट्राडिक्टरी चित्र उस समय दिख रहे थे। एक हैदराबाद में जहां पर प्रजा हिंदू थी, राजा, और उसका जो शासक था नवाब वह मुस्लिम था। और जम्मू कश्मीर में इससे उल्टा था, प्रजा मुस्लिम थी और राजा हिंदू था। लेकिन हमारे विभाजन का एक तत्व था। क्या तत्व था? तत्व यह था कि यदि कोई रियासत बाउंड्री पर हो तो उसकी जनसंख्या यदि हिंदू ज्यादा है वो भारत में रहेगा, यदि मुसलमान ज्यादा है तो पाकिस्तान में जाएगा। और यदि कोई रियासत बीच में है, उसकी जनसंख्या कोई भी रहो वो वही रहेगा। यानी हैदराबाद में यदि मुसलमान ज्यादा होते तो भी वह पाकिस्तान में नहीं जा पाते। एक बात। दूसरी बात, यह जो सिद्धांत निश्चित किया गया उस सिद्धांत के रूप में जो पाकिस्तान में रियासतें थी 2-3 ही थी, वो पाकिस्तान में गई, जो भारत में थी वो भारत में आ गई। जम्मू कश्मीर का जो शासक था महाराजा हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह हमेशा ही भारत के हित में सोचता था। 1935 के सुधार कानून के बाद 1937 में जो भारत के फेडरेशन की कल्पना आई, और उस फेडरेशन की कल्पना में 565 रियासतों में से 50% रियासतें यदि फेडरेशन को स्वीकार करती है तो भारत का फेडरेशन आ सकता है। और उसमें जिन जिन लोगों ने फेडरेशन को स्वीकार किया उसमें सर फेडरेशन जो इशू है ये क्या था एग्जैक्टली? पहले हमें इसको व्यूअर को समझाना होगा। ये फेडरेशन इशू ये है कि भारत में जो सरकार का रूप होता है, क्योंकि तब 12 ब्रिटिश प्रोविंसेस थी, राइट। भारत का सरकार एक बनाना है तो आपको ब्रिटिश रियासतें, ब्रिटिश प्रोविंस, ब्रिटिश प्रांत, राज्य और ये जो प्रिंसली स्टेट्स थी, इन दोनों का मिलकर सरकार बनेगी। राइट। तो इसको फेडरेशन कहते हैं। तो जम्मू कश्मीर का राजा, भाषा में अगर व्यूअर्स के लिए रखे तो पूरे भारत के अगर हम नक्शे को देखें तो कुछ 12 ऐसे स्टेट्स थे जहां पे कंप्लीट ब्रिटिश गवर्नमेंट रूलिंग थी, और कुछ ऐसे स्टेट्स थे जहां पर पार्शियली नवाब बोल दीजिए या राजा बोल दीजिए, उनके अपने अभी भी अधिकार क्षेत्र बने हुए थे। और फिर वो दोनों का कोलैबोरेशन अगर होता है तो हम उसे फेडरेशन नाम देंगे। तो ये कश्मीर का राजा हरि सिंह इस फेडरेशन को स्वीकारने वाला पहला व्यक्ति था। तो समस्या क्या थी? कश्मीर के विलय की समस्या यह थी कि वहां की जनसंख्या मुसलमान रहने के कारण नेहरू, गांधी, पटेल, माउंटबेटन सबको यह लगता था कि ये पाकिस्तान में जाए। व्यूअर्स, अंडरलाइन दिस थिंग। नेहरू, पटेल,
माउंटबेटन, स्वयं गांधी जी को ये लगता था कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान में विलय हो, ना कि भारत में हो। मतलब ये एकदम लॉजिकल है, लॉजिकल है सर, पर आज के डेट में कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल बिल्कुल भी नहीं है आज के डेट में। नहीं, इसको कंट्रोवर्शियल जब हम पढ़ेंगे ही नहीं, समझेंगे ही नहीं, तो किसी को भी कंट्रोवर्शियल हम बता सकेंगे। क्योंकि हमें मुसलमान राजा है और हिंदू बहुसंख्यक है, ऐसा हैदराबाद भी हमको ही चाहिए। और मुसलमान राजा है और मुसलमान प्रजा है और हिंदू राजा है, वह भी हमें चाहिए। तो ये मूल रूप से सेंटर ऑफ इंडिया में है ना, उसको हम कैसे बांट सकेंगे? नहीं, उसको भी नहीं बांटेंगे, लेकिन हमारा जो सिद्धांत था, जो विभाजन का सिद्धांत था, विभाजन में मुसलमानों को हमने पाकिस्तान में उनको भेजा था। तो कश्मीर भी सिद्धांत यह था कि हम प्रजा की सुनेंगे, प्रजा के मन को जो लगता है हम उनको भेजेंगे। मुसलमान है यानी उनको पाकिस्तान में जाना है, ऐसा उनको लगता है, इसलिए इसमें दूसरा एक था कि विभाजन के बाद भारत या पाकिस्तान रहेगा, तीसरा कोई नहीं होगा। यानी आजाद कश्मीर रहने का कोई उसमें विकल्प ही नहीं था। हाँ। ऐसा यदि विकल्प होता तो खान अब्दुल गफार खान, जो आज वायव्य सरहद प्रांत के या नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस की, उन्होंने पख्तूनिस्तान नाम की अलग मांग उन्होंने की ही थी, उनको चाहिए था शरद गांधी, सीमांत गांधी। तो ये तीसरा विकल्प नहीं था। तो समस्या कहां फंस गई? जनसंख्या मुसलमानों की अधिक होने के कारण नेहरू जाकर मिले महाराजा हरि सिंह से, वीपी मेनन जाके मिले, माउंटबेटन जाके मिले, गांधी को हरि सिंह ही नहीं मिले, क्योंकि उनको पता था गांधी जी भी क्या बोलने वाले हैं। दिस इज इंटरेस्टिंग। हमारा फोन स्विच ऑफ करना आज की डेट में और या ऑफलाइन चले जाना, तो ये महाराजा हरि सिंह का गायब होना एक ही बात है। नहीं, इसमें ये चारों जो नेता थे तब के समय में, वो लॉजिकली जा रहे थे, उनमें ये कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं था। क्योंकि 75 वर्ष से जो कश्मीर के साथ हम देख रहे हैं, वो मूल रूप से समस्या यहां से शुरू होती है। लेकिन ये फंसा कैसे? 15 अगस्त 1947 तक हम उसको लेने के लिए राजी नहीं थे, समझ गए? राजा भारत में आने के लिए तैयार है और हम भारत में उनको लेने के लिए तैयार नहीं है। तैयार इसलिए नहीं है कि आबादी मुसलमान है, और भारत के विभाजन के सिद्धांत के रूप में मुसलमान आबादी ज्यादा रहने के कारण वह पाकिस्तान में जाना ही लॉजिकल था। इसलिए हम नहीं ले पाए। मगर वो आया कैसे? हम ले नहीं, लेकिन आया कैसे? इंटरेस्टिंग होने वाला है कुछ। 370 आया कैसे फिर? 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, उसके एक दिन पहले पाकिस्तान आजाद हुआ। अब लोग कहते हैं कि हरि सिंह कोई आजाद रहना चाहते थे। हरि सिंह आजाद रहना चाहते थे तो उसके पहले 37 में उन्होंने जो फेडरेशन में लिख कर दिया था, इससे वो बात झूठी साबित होती है। तो वो नैरेटिव है। जब तक भारत कश्मीर को स्वीकारता नहीं, तब तक वह कहते थे कि मुझे आजाद रहना है। लेकिन इसके बाद जो समस्याएं बढ़ने लगी, पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया, शेख अब्दुल्ला ने वहां पर आंदोलन छेड़ दिया लोकतांत्रिक रूप में, लोकतंत्र के लिए, जनतंत्र के लिए, और कश्मीर में 21 अक्टूबर 1947 को आक्रमण पाकिस्तान के साथ शुरू हुआ और 23 से 27 अक्टूबर तक वह बढ़ा, और ऐसी स्थिति आ गई आज जो पाकव्याप्त कश्मीर है, पूरा पाकव्याप्त कश्मीर पठानों ने आक्रमित किया था। और 2 दिन यदि और रुकते तो पूरा कश्मीर ही पाकिस्तान के जेब में होता है, पाकिस्तान उसको छीन लिया होता। ऐसी संकट में और रिक्वेस्ट कर रहे हैं महाराजा हरि सिंह की मुझे आप मदद कीजिए, यदि आप इस समय मदद नहीं करेंगे तो हमारा पूरा कश्मीर पाकिस्तान में जाएगा। अभी
समस्या यह है। तो सर अगर भारत भी छोड़ना ही चाहता था, पाकिस्तान लेना ही चाह रहा था, तो हरि सिंह हट ही जाते या कोई नहीं सुनता हरि सिंह की? अच्छा, एनीवेज वो सॉर्ट आउट हो ही जाता। बिल्कुल, लेकिन इसमें समस्या ये थी कि वहां के जो कश्मीरी लोग थे, कश्मीर के लोगों के नेता थे शेख अब्दुल्ला, और शेख अब्दुल्ला थे नेहरू के मित्र, और नेहरू के साथ वो थे दिल्ली में। जब मीरचंद महाजन महाराजा हरि सिंह के प्रधानमंत्री जब मिलने के लिए आए पंडित नेहरू को, और सारी स्थिति उन्होंने बताई, नेहरू ने उनको हकाल दिया, गेट आउट कहा मीरचंद महाजन को। लेकिन उनके ही बेडरूम में शेख अब्दुल्ला थे। शेख अब्दुल्ला ने कुछ उनको बोला, फिर से मीरचंद महाजन को बुलाया गया और कहा गया कि ठीक है, हम कल आपको मदद भेजेंगे, लेकिन ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, इस पर सिग्नेचर करना होगा, और ये होगा टेम्पररी। हम क्योंकि कश्मीर को लेना ही नहीं चाहते थे, जब लेंगे तो हम टेम्पररी लेंगे, क्योंकि परमानेंट लेना ही नहीं है ना। मुस्लिम आबादी बहुत रहने के कारण उनको टेम्पररी लेना है, परमानेंटली उनको पाकिस्तान में ही भेजना है। बस आज की सिचुएशन हमको कंट्रोल करने के लिए उतने टाइम के लिए बस हमें साइन चाहिए। यस, हम आपको कुछ समय के लिए लेंगे, आपकी सहायता करेंगे, आपको बचाएंगे, और हुआ भी ऐसे ही। इसमें बहुत बड़ा सारा घटनाएं हैं, वो सब घटना के हम पीछे अभी नहीं जा सकते, उसकी चर्चा अब यहाँ पर नहीं हो सकती, लेकिन दो बातें मैं बोलता हूं कि जब भारतीय सेना गई, जो आक्रामक करने वाले लोग थे उनको खदेड़ दिया, लेकिन वो सीमा तक ही खदेड़ा जहां तक लोग शेख अब्दुल्ला को मानने वाले थे। जहां से उरी, जैसे कि एक बाउंड्री है उरी से आगे के लोगों में भारत आक्रमण ही नहीं कर सका, क्योंकि 1 नवंबर 1947 को जो स्थिति में हम थे अभी भी वहीं पर है, क्योंकि शेख अब्दुल्ला नहीं चाहते थे कि भारतीय लश्कर आगे जाए, और आज का जो पीओके है वो भारत के पास हो, वो नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको मानने वाला वहां पर कोई नहीं था। तो सर क्या यहाँ पे आपको शेख अब्दुल्ला का एक स्वार्थ दिखता है कि अगर कश्मीर पूरी तरीके से पाकिस्तान में जाता तो शेख अब्दुल्ला का कोई वजन, कोई पॉलिटिकल वो नहीं बचता, वेट, उनकी पहुंच नहीं होती, एक भाग। दूसरा, और अगर इस वजह से नेहरू जी ने उनकी रिक्वेस्ट मानी है, तो कहीं ना कहीं पे नेहरू जी बायस थे कि बस एक पर्सनल रिलेशन के लिए उन्होंने कई लोगों की जिंदगी डाल दी। आपको आगे की पता नहीं है, आपको आगे की दर्शकों को आगे की जो राजनीति उसको बिल्कुल भी पता नहीं है, इसलिए लोगों को लगता है कि नेहरू कश्मीर के पक्ष में है या शेख अब्दुल्ला के पक्ष में, बिल्कुल नहीं है। इसके बाद जो स्थिति आई, हमारा संविधान बनता गया, टेम्पररी हमने सारे रियासतों को टेम्पररी लिया था, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था। टेम्पररी महाराजा हरि सिंह को लिया गया, उनको वहां से जबरदस्ती से बाद में मुंबई भेजा गया, उसका सारा कारोबार उनके बेटे करण सिंह को दिया गया। उसके बाद संविधान पूर्ण होने से पहले उसका मर्जर किया गया, सारे संस्थानों को मर्जर किया। देखिए अभी क्या हो रहा है भारत में, एक काम हो रहा है कि जिसको पास दिया था कि हम डिफेंस, कम्युनिकेशन, फॉरेन पॉलिसी, ये सब फॉरेन अफेयर्स, ये सब 3 को छोड़ के बाकी सब हमारे पास रहेगा, और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखेगा। अब ब्रिटिश निकल गए हैं, गवर्नर जनरल माउंटबेटन नहीं है, तो अभी एक और लेटर है, उसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्जर। तो उसमें सब सियासतों ने यह लिख कर दिया कि अभी हमें संविधान स्वीकार है, और उनको कहा गया कि उनके प्रॉपर्टी में से एक जो कोई राजमहल है वो आपके पास रख सकते हैं। आपकी जो एनुअल इनकम है रियासत की, उस एनुअल इनकम के परिप्रेक्ष्य में 10%, 15% जो कुछ इनकम है वह आपको आगे दी जाएगी हर वर्ष, क्योंकि आपका नुकसान हुआ है। ठीक है, तो मर्जर होगा। तो मर्जर होने के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का रिपब्लिक हो गया, भारत प्रजासत्ताक बन गया, और इसमें जो आखिरी कलम था 370 का, वह 370 टेम्पररीली
कश्मीर यह टेम्पररी हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। और उसके बाद पंडित नेहरू ने यह घोषित कर दिया कि हम यहाँ पर सार्वमत लेंगे, प्लेबिसाइट लेंगे और कश्मीर के लोगों को पूछेंगे कि वो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं कि भारत में रहना चाहते हैं। और इसको उन्होंने यूनो में लेकर गए माउंट बैटन के कहने से। और यह प्रश्न इस तरह अंतरराष्ट्रीय बन गया। रेडियो पर पंडित नेहरू ने पूरी दुनिया को आश्वासित कर दिया कि हम यहाँ पर सार्वमत लेंगे। ओके, और वो कभी हुआ ही नहीं। हुआ ही नहीं। अब क्यों नहीं हुआ? सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि क्यों नहीं हुआ। ये तो सर एकदम मतलब माइंड ब्लोइंग पॉडकास्ट चल रहा है। सारे जो आपके कंसेप्शन थे आज तक के पूरे धुल के पूरे साफ हो रहे हैं। क्यों नहीं हुआ प्लेबिसाइट? सब सारी दुनिया पूछ रही है, आज भारत को पूछ रही है क्यों नहीं हुआ। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जब तक भारत के स्वतंत्रता के बाद सबसे महत्वपूर्ण घटना घड़ी, गांधी जी की हत्या हो गई। गांधी जी की हत्या होने के पहले भारत में जिस तरह से दंगा फसाद हो रहे थे, मुसलमानों पर जबरदस्त आक्रमण हुए थे, हिंदू को जिस तरह से मारा गया विभाजन में, उसका बदला भारत में लिया जा रहा था। मुसलमान एकदम खतरे में थे। अच्छा, ऐसा भी सिचुएशन था कभी? यस 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 यस। और गांधी जी की हत्या के साथ ही मुसलमानों की हत्या बंद हो गई। अच्छा, मुसलमानों की हत्या बंद हो गई। और 26 जनवरी 1950 के बाद सार्वमत लेने से पहले अमेरिका की जो गुप्तचर संस्था है CIA, उसका एक रिपोर्ट आया। अच्छा, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। यस, यह रिपोर्ट आया। इस रिपोर्ट में यह लिखा, यदि आप सार्वमत अभी लेंगे तो कश्मीर पाकिस्तान में जाएगा। कश्मीर पाकिस्तान में जाएगा तो गांधी की हत्या के बाद भारत में जो मुसलमानों की हत्याएं शुरू हुई थी, उनको खत्म करना जो शुरू हुआ था, वह फिर से शुरू होगा और भारत के मुस्लिम पूरे खतरे में आ जाएंगे। उन पर बहुत बड़ा बवाल मचेगा यदि यह सार्वमत हुआ तो। नेहरू ने इसके बाद कभी भी सार्वमत का नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? इसका कारण यह है, भारत के मुसलमानों को कभी तो यह विषय समझना आवश्यक है। कश्मीर में सार्वमत इसलिए नहीं लिया था कि भारत के हिंदू मुसलमान सुरक्षित रहे। अच्छा, एकदम जबरदस्त सर। ये पॉइंट ऑफ व्यू हमें सोचना होगा जब हमें ऐसा लगता है कि कश्मीर में सार्वमत ना लेना, इसका रीजन प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम्स है। ये सोच ही सर आज तक हमारे हमारे समाज में गई नहीं, ये पता ही नहीं चला किसी को। और एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि नेहरू और अब्दुल्ला का बहुत प्यार था, बहुत उन्होंने उनको संभाला वगैरह। नहीं, कश्मीर के संबंध में दूसरी एक बात लोग कहते हैं कि सरदार पटेल होते तो कश्मीर का विषय ही नहीं होता। नहीं होता, ये सही है। कैसे नहीं होता? सरदार पटेल दे चुके होते। सरदार पटेल कश्मीर को पाकिस्तान को दे देते। ये झंझट वो अपने साथ नहीं रखते। नेहरू ने यह विषय हमारे साथ रखा, इसलिए हमें लगता है कि नेहरू ने यह विषय निर्माण किया है, इसलिए नेहरू ने यह विषय फंसाया। नहीं, दूसरी एक बात समझना बहुत जरूरी है। कश्मीरियत, कश्मीरी लोग जो है वह अन्य मुसलमानों से अलग है। अच्छा, हम समझते हैं कि भारत पाकिस्तान वो भी मुसलमान है, ये भी मुसलमान है, लेकिन कश्मीर के मुसलमान अलग है। जैसे पठान, खान अब्दुल गफार खान के सारे अनुयायी पठान है, वह भी खुद को अलग मानते हैं, तो कश्मीर के मुसलमान भी अलग मानते हैं। इस तरह से आगे शेख अब्दुल्ला ने केवल 2 मांगे नहीं रखी, भारत पाकिस्तान, उन्होंने तीसरी मांग शुरू की कि हम आजाद भी रह सकते हैं। अरे, विभाजन में तीसरा विकल्प ही नहीं था आजाद होने का।
यदि यह आजादी का विकल्प होता तो पख्तूनिस्तान अलग होता, जूनागढ़ अलग होता, कश्मीर अलग होता, हैदराबाद अलग होता, भारत का 500 टुकड़े बन जाते भारत के। राइट। लेकिन शेख अब्दुल्ला जो कह रहे थे कि लोगों, उनका बहुत जबरदस्त आत्मकथन है, आतिश ए चिनार, पढ़िए, 1000 पेज का उनका आत्मकथन है। शेषराव मोरे सर महाराष्ट्र के बहुत बड़े विचारक है, उन्होंने कश्मीर एक शापित नंदनवन नाम की किताब लिखी है, बहुत अनूठी किताब है, बहुत फेमस है, और पॉपुलर है। ऐसी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब वो आप किताब पढ़ेंगे। उर्दू की किताब उन्होंने मराठी में उसके सारे उसका अनुवाद करके उसका प्रयोग किया है उनकी किताब में। तो ये जब बात करते हैं शेख अब्दुल्ला की, मेरे साथियों, आपको जाना पाकिस्तान में है, जाना हिंदुस्तान में है, या आजाद रहना है, या हम सुनिश्चित करेंगे। ये जब खुद आजाद रहने की बातें करते हैं, नेहरू उनको जेल में डाल देते। अच्छा, आपको लोग, दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूं कि उसके बाद 20 वर्ष शेख अब्दुल्ला जेल में रहे, इंटरवल के साथ, कुछ दिन बाहर आते, कुछ दिन बाहर आते, अच्छा, और कुछ दिनों के बाद उनको फिर से जेल में भेज। तो सर, ये मदन मोहन मालवीय जी की जो हत्या हुई, मदन मोहन मालवीय नहीं, सॉरी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो हत्या हुई, वो एक तरीके से तो हत्या ही थी, उन्हें जेल में भेजा गया और बस वो सीधा डेड बॉडी 2 दिन बाद बाहर आई उनकी। तो वहां पे राज तो अब्दुल्ला का ही था। आज जो हम उमर अब्दुल्ला के पिताजी, जो फारूक अब्दुल्ला, उनके पिताजी शेख अब्दुल्ला, राज तो सर अब्दुल्ला का ही था। और वहां पे लिटरली श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब तिरंगा फहराने गए तो उन्हें जबरदस्ती से उठा के जेल में डाल दिया गया, वहां उनकी डेड बॉडी बाहर आई। तो ये जो कश्मीर बना, मैंने जैसे कि आपको कहा कि 370 में हमने ये लिख कर दिया था कि यह टेम्पररी होगा, तो हमने यह स्वीकार किया था कि कश्मीर का संविधान अलग होगा, तो उसकी संविधान सभा भी अलग बन गई, उनके राज्यपाल का नाम भी अलग रहा, उसका मुख्यमंत्री पंतप्रधान कहा जाता था, राइट, और राज्यपाल सदर रियासत कहा जाता था। इसलिए शुरू से ऐसा, मतलब कश्मीर ही एक ऐसा प्रांत था ना जहां पर तिरंगे के साथ साथ, तिरंगे के जगह पर एक और फ्लैग, मतलब 2 संविधान, 2 फ्लैग्स। वो तो जनसंघ का नारा ही रहा था, एक देश में 2 विधान, 2 निशान, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उनका यह स्लोगन ही था, उनकी नारा ही था उनका। राइट, मतलब जनसंघ मतलब वीवर्स आज की भाजपा। तो इसलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब वहां पर आंदोलन करने गए, निश्चित रूप से वहां पर शेख अब्दुल्ला का ही सरकार थी। अब उसके बारे में आज हम बहुत डिटेल हमारे पास कुछ नहीं है। लोग कहते हैं कि उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन ऐसे पुख्ता जो है कोई हमको प्रूफ नहीं मिलते हैं। लेकिन इस समय अभी ये नैरेटिव गढ़ा गया कि यह हत्या उनके इस समय में हुई। कोई हट्टा कट्टा आदमी जेल में जाता है और 2 दिन बाद उसकी डेड बॉडी बाहर आती है। तो हम एक फेवर में अगर ना सोचे, हम न्यूट्रल होके सोचे, तो सर बहुत सारा हम कह सकते हैं यहाँ पे कंफ्यूजन या सीधा डाउट सर वहां की गवर्नमेंट, क्योंकि जेल में हत्या कराना बहुत बड़ी बात है नहीं सर। ये तो आज भी देखते हैं, जेल में आपको पॉइजन का डोज दिया जा सकता है, कहीं पे कुछ भी मतलब मारपीट करके हत्या हो जाएगी। जिस समय में हम ये बोल रहे हैं वो संभव भी था, क्योंकि उस समय कोई विजुअलेंस नहीं था, कोई कैमरे नहीं थे, तो ये संभव भी था उस समय में। लेकिन अब हम यदि इस चर्चा को आगे बढ़ाने का प्रयास करें तो 2-3 बातें समझना बहुत आवश्यक। एक तो इस तरह से प्रीवी पर्स देकर 565 रियासतों को खुश कर दिया गया, लोकतंत्र में उनको लिया गया, उनकी सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आई, बहुत पैसा संपत्ति बहुत कुछ आया, लेकिन उनकी मर्जर की प्रक्रिया शुरू हो गई। ये सबसे कठिन प्रक्रिया थी। मुझे लगता है कि भारत में कोई भी यदि पहला पंतप्रधान होता तो उसके लिए बहुत कठिन सारी बातें थी, जो नेहरू के लिए भी थी। सबसे पहली बात थी भारत का संविधान बनाना। भारत का संविधान, लोगों को लगता है कि ये संविधान सबसे कम समय में बना। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिनों में हमारा संविधान बना। डॉक्टर बाबा साहब, ये चमत्कार तो डॉक्टर अंबेडकर का ही था। नहीं, ये देखिए,
डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर इस संविधान के कर्ता है, लेकिन इस संविधान में जो जो आया है वह कांग्रेस से आया है, संविधान सभा से आया है। अभी इसको यदि हम बाबा साहब अंबेडकर को पूर्ण रूप से इसको यदि समर्पित कर दे तो बाबा साहब अंबेडकर को जो चाहते थे वह नहीं आया। जो कांग्रेस चाहती थी वही संविधान में आया। अच्छा। और कांग्रेस जो नहीं चाहती थी वह नहीं आया। जो बाबा साहब चाहते थे वो इंक्लूड नहीं हुआ है। कुछ बातें जरूर उसमें इंक्लूड हुई, लेकिन सारी बातें बाबा साहब की नहीं आई। जैसे कि राइट टू एजुकेशन नहीं आया, वो अभी आया। राइट टू एजुकेशन तो 2009 में आया। हाँ, लेकिन बाबा साहब इसके पक्ष में थे कि इस देश में कुछ बदलाव चाहते हैं तो इसमें फंडामेंटल राइट्स में उसको आना चाहिए, लेकिन उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आ गया और नीति निर्देशक तत्वों में उसको आ गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया पूरी कराने में नेहरू का बहुत बड़ा योगदान है। आज जो हम प्रास्ताविक कहते हैं, प्रियम्बल कहते हैं, वह प्रियम्बल नेहरू का प्रियम्बल है। अच्छा, ये बात समझ लीजिए आप। यह डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का प्रियम्बल नहीं है, यह पंडित नेहरू का प्रियम्बल है। ओके। दूसरी बात, अगर हम नेगेटिव नैरेटिव को बाजू में रखें तो नेहरू जी ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसी कुछ चीजें करके दिखाई है कि शायद एक अकेले इंसान के लिए वो उस वक्त के एरा में पॉसिबल भी नहीं थी, पर उन्होंने ऐसा कुछ कर्तृत्व दिखाया है कि और दो तीन बातें भी समझना जरूरी है, क्योंकि आज जो हम लोकतांत्रिक भारत देख रहे हैं, इस लोकतांत्रिक भारत बनाने के लिए बहुत बड़ा योगदान नेहरू का रहा। पहली बात तो संविधान बनाना। संविधान के बाद की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी भारत का पहला चुनाव कराना। आज तो सबके लिए आसान है क्योंकि आज सारी बातें सेट है। राइट। उस वक्त तो सिस्टम ही जगह पर कुछ भी नहीं था। तो भारत इतने बड़े देश में जहां पर 18 करोड़ मतदाता थे 1951 में, 4 महीने चुनाव की प्रक्रिया चली। सुकुमार सेन भारत के पहले चुनाव आयुक्त रहे। अच्छा। और सुकुमार सेन ने पूरे भारत में 3000 थिएटर्स में चुनाव कैसे करना चाहिए इसके शो किए। हर गांव में जाकर उन्होंने अमेजिंग क्योंकि मतदाताओं की लिस्ट बनाना भी बहुत कठिन बात थी। रास्ते नहीं थे, लोग घोड़ों पर, गधों पर, ऊंटों पर 2-2, 3-3 दिन चलते अपने बैलेट बॉक्सेस उस मतदार संघ तक लेकर गए। और ये बहुत ही बढ़िया और अनूठा, क्योंकि पहली बार चुनाव कराना ये कोई आसान बात नहीं थी। पहली बार चुनाव पंडित नेहरू ने कराया और लोकतंत्र की नींव उन्होंने रखी। और वो जब तक जीवित थे 3 चुनाव लोकसभा के बराबर 5-5 वर्षों के बाद होते रहे। राइट। मुझे लगता है कि आज जो लोकतांत्रिक भारत खड़ा है, उस लोकतांत्रिक भारत में उस समय जो चुनाव आयोग था, चुनाव आयुक्त था, तो सारी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया आज हम देख रहे हैं उसकी शुरुआत 50 में ही हुई है। यानी कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का यदि पंजीकरण करना है तो वो कैसे करना चाहिए, वो तो पहली बार तब सोचते बैठ गए। यस। तो ये सारी पंजीकरण की प्रक्रिया, चुनाव की प्रक्रिया, ये सारा निर्धारित किया गया पंडित नेहरू के समय में। तो ये इतना बड़ा अचीवमेंट है, बस उसकी वैल्यू आज हमें समझ में नहीं आती। yes. एक अच्छा इलेक्शन होना इतनी डिफिकल्ट प्रोसेस है। ये लोगों को तो चुनाव आयोग टीएन शेषन आने के बाद समझ में आया। लेकिन सुकुमार सेन ने इतनी अच्छी तरह से चुनाव लिया कि उसके बाद दुनिया के बहुत सारे देशों ने उनको आमंत्रित किया मार्गदर्शन के लिए कि हमारे देश में भी चुनाव लेना है, किस तरह से करना चाहिए, हमको समझाइए। तो ये तो भारत की ऐसी कुछ अचीवमेंट्स है शायद उस वक्त जब सिस्टम रेडी नहीं थी, कोई संसाधन उपलब्ध नहीं थे, कुछ इक्विपमेंट्स नहीं थे, तब इतने डिफिकल्ट टेरिटोरी में, इतने बड़े प्रदेश में, और जहां पर कुछ भी उपलब्ध नहीं है, रास्ते नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कुछ नहीं है, उस वक्त एक पूरा इतना बड़ा 18 से 20 करोड़ लोगों से इलेक्शन कराना, कुछ ना कुछ तो छोटी मोटी घटनाएं उस वक्त भी हुई होगी, बट एक बहुत लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखे तो ये बहुत छोटी चीजें हो जाती हैं। और ये कराना, ये दिस वाज अ बिग अचीवमेंट ऑफ इंडिया, ऑफ दैट टाइम्स प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू
और जो एक अननोन हीरो है, हम आज उनको जानना चाहते हैं, सुकुमार सेन। मतलब वी मस्ट बी हाईली ग्रेटफुल फॉर मतलब दिस कंट्रीब्यूशन। सर फिर भी कंट्रोवर्सीज और नेहरू ये शायद पैरेलल वर्ड्स हो गए। हम थोड़ा सा एक और मुद्दे पे मैं थोड़ा फोकस करना चाहता हूँ। मैं उसके पहले दो बिंदुओं पर बात करना चाहता हूँ। सर, एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत में हमारी अर्थव्यवस्था कैसी हो, इसके संबंध में पंडित नेहरू ने मूल रूप से कुछ काम किया। आज जो हमारा स्ट्रक्चर रहा कि एक और 1947 के बाद या दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारत पूरी दुनिया विश्व दो गुटों में बटा। एक था पूंजीवादी और दूसरी थी साम्यवादी। तो भारत ने ना साम्यवाद को स्वीकारा, क्योंकि साम्यवाद कितना खतरनाक होता है ये नेहरू जाकर देख चुके थे। और पूंजीवाद भी कितना भयानक है वह भी वो देख चुके थे। फिर भी सर थोड़ा सा जो झुकाव हम कह सकते हैं सोशलिज्म की तरफ ही, सोशलिस्टिक गवर्नमेंट रही। ये क्यों हुआ? क्योंकि स्वाधीनता से पहले गांधी, नेहरू, पटेल, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, सारी जो कांग्रेस के नेता थे वह जानते थे भगत सिंह जैसे क्रांतिकारक भी स्वाधीनता के भारत कैसा रहेगा इसका कुछ सपना उन्होंने देखा था। क्योंकि भारत एक ऐसा देश था सर इस सारी प्रोसेस में नेताजी नहीं दिखते। उसके हम स्वतंत्र रूप से चर्चा करेंगे इसके बाद। एक नया पॉडकास्ट बनाएंगे सर। बिल्कुल बना सकते हैं। तो इसमें एक ऐसा भारत है जहां पर सिर्फ 16% लोग साक्षर हैं और भारत के 10% लोगों के पास 90% संपत्ति है। और तो शायद आज भी वही है। बहुत बदलाव हो चुका है अभी, क्योंकि मिडिल क्लास एक अच्छी तरह से अभी निर्माण हो चुका है। लेकिन ऐसे देश को कहां लेकर जाना है जहां पर लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं है। इसलिए हम अमेरिका से PL 480 नाम का एक करार किया था। वहां से गेहूं आते थे हमारे पास, माइलो जो खाने के लायक नहीं था खाने के लिए, वो शायद जानवर को खिलाने के लिए यूज होता था। तो ऐसे देश में समाजवाद ही कारगर रहेगा या नेहरू, गांधी, पटेल सभी मान गए थे। अच्छा। क्योंकि भारत में शिक्षा नहीं थी। नहीं है। तो शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पेयजल के लिए, विकास के लिए, किसानों के लिए कौन सी व्यवस्था अच्छी रहेगी, ये समाजवाद जो है, समाजवाद शब्द इंदिरा गांधी ने हमारे संविधान में डाला, लेकिन संविधान के रूप में समाजवाद का स्वीकार नेहरू ने शुरू किया था। तो इसलिए हमने मिश्र अर्थव्यवस्था को स्वीकारा। मिश्र अर्थव्यवस्था में पब्लिक प्राइवेट ये दोनों भी बातें हमने स्वीकारी। यहां से लाइसेंस परमिट राज जिसको हम कहते हैं वह शुरू हुआ। ओके ये जो ब्यूरोक्रेटिकल करप्शन है सर, पर इस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा एक आता है 1947 की बात है शायद, जीप घोटाला। आई थिंक वीपी मेनन वो तो दूसरे विश्व युद्ध के उस वक्त चीन के साथ उच्चायुक्त थे। चीन के साथ नहीं, 1947 में वो उच्चायुक्त थे, भारत के हाई कमीशन में थे यहाँ पर, आई थिंक लंदन में या US में। और जीप का ये जो ट्रांसफर था जो डिफेंस में, वहां पर एक 80 से 90 लाख का कुछ घोटाला, आई थिंक 80 लाख इज द अमाउंट। उस वक्त में 80 लाख मतलब आज के 80 करोड़ मान लीजिए। वहां जब ये बात सामने आई तो कई सारे लोगों का ये मानना है कि उसी वक्त अगर नेहरू जी इस चीज पे एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेते करप्शन पे, तो शायद वो मैसेज नहीं जाता नीचे के ब्यूरोक्रेसी में कि अगर मिनिस्टर को कुछ नहीं हो रहा है, इतना बड़ा घोटाला है, तो हम भी बची जाएंगे। और वो जो एक करप्शन का जो नींव रखी गई, जो वीपी मेनन ने रखी उस वक्त, उन पे एक्शन नहीं हुआ। अलग नाम तो वीपी मेनन नहीं थे उसमें, वीके मेनन सॉरी, वीके मेनन ने जो रखी वो नींव, वो जो हम कह सकते हैं स्टार्टिंग की करप्शन की। आई वांट टू कोट इट दिस अगेन। जीप घोटाला 1947 में हुआ, 80 लाख का करप्शन चार्ज वीके मेनन पे था, और उस वक्त नेहरू जी ने उस पे एक्शन नहीं ली। शायद ये रीजन बना कि सब ब्यूरोक्रेसी में एक मैसेज गया कि करप्शन को भारत की गवर्नमेंट टॉलरेट करती है।
क्या ये हम मान सकते हैं दिस वाज द स्टार्टिंग ऑफ एवरीथिंग, द करप्शन एरा ऑफ इंडिया? नहीं, ये इसके विस्तार में थोड़ा सा जाना पड़ेगा, किंतु भारत यह एक ऐसा देश था जो स्वतंत्रता के बाद इसका सबसे ज्यादा लाभ जो जागरूक लोग थे, जो शिक्षित लोग थे, उनको मिला। और आज की तरह जहां पर मीडिया हर जगह है, तब मीडिया नहीं था। तो पढ़ने वाले लोग भी कम थे, बहुत अखबार भी कम थे, और रेडियो एक ही जरिया था सूचना मिलने का। तो आज की तुलना में वह बहुत कम लोगों तक गया होगा। उसके डिटेल्स मुझे पता नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में तो वो वैसे पढ़े लिखे थे, तो ये मैसेज तो ब्यूरोक्रेसी में बहुत क्लियरली जा सकता था। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर मूल्यांकन करना नेहरू का यह ज्यादा ठीक नहीं होगा, क्योंकि उनके पूरे जीवन का जो एक कैनवस है, उस कैनवस में से किसी एक सिलेक्टेड बात को उठाना और उसकी ये करना, ये ठीक नहीं रहेगा। एक छोटा पौधा कितना बड़ा बन सकता है? नहीं, ये पौधा तो अभी भारत में हर जगह हमको दिखाई देता है, क्योंकि इसके कारण बहुत है। और भारत में आप भ्रष्टाचार नहीं रहा, वह अब शिष्टाचार बन चुका है। तो ये इसकी कितनी, यानी यदि नीट का पेपर हम लोग 40 लाख को यदि खरीद कर सकने की न्यूज हम सुन रहे हैं, तो हम कौन इसमें ऐसा अछूता रह गया है? एवरीवन इज इन्वॉल्व्ड। ठीक है, हम वहां से थोड़ा सा सर आगे बढ़ते हैं। एक 1950s का एरा बीता जो चैलेंजिंग था, मतलब गवर्नमेंट बहुत आगे जाने से पहले और एक बात भी मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बहुत महत्वपूर्ण बात। तो नेहरू के सामने एक विजन था कि भारत कैसा रहेगा। तो भारत कैसा रहेगा, भारत का विकसित भारत, जो आज माननीय नरेंद्र मोदी जी 1947 कह रहे हैं, विकसित भारत 1947। तो नेहरू भी एक सपना देखते थे 2047। हाँ, 2047। तो नेहरू का भी एक सपना था कि भारत विकसित कैसा रहेगा, शिक्षित कैसा रहेगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसमें कैसा आएगा। तो उनके सामने मॉडल था रशिया का। राइट। और रशिया में, और मूल रूप से रशिया में 5 years प्लान, पंचवार्षिक योजना के माध्यम से रशिया ने अपनी तरक्की की थी। इसलिए नेहरू भी ये चाहते थे, तब बहुत सारे मॉडल थे विकास के, लेकिन उन्होंने पंचवार्षिक योजना का मॉडल स्वीकारा। और वे रहते समय 2 पंचवार्षिक योजनाएं पूर्ण हो चुकी थी और तीसरी पंचवार्षिक योजना की शुरुआत हो चुकी थी। तो हर पंचवार्षिक योजना में खेती, उद्योग, इसके संबंध में उन्होंने कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए, क्योंकि वो चाहते थे कि भारत नया बने, भारत में बड़े बड़े डैम बने, जल बन, सीमेंट, फौलाद, कोयला, इसकी इंडस्ट्री अच्छी बने। क्योंकि किसी भी देश को विकसित होना हो तो उसमें लोहा लगता है, फौलाद लगता है, सीमेंट लगता है, कोयला लगता है, बिजली लगती है, पानी लगता है। तो ये जो बेसिक बातें हैं, वो सारी बेसिक बातों पर उन्होंने पंचवार्षिक योजनाओं के माध्यम से ध्यान दिया। और भारत क्योंकि कृषि प्रधान देश है, तो किसानों की समस्याएं महत्वपूर्ण थी। भारत को इंडस्ट्रियलाइज करना भी बहुत महत्वपूर्ण था। बिल्कुल। तो उनके मन में जो है 18 घंटे वो काम करते थे, दिन के 18 घंटे काम करना ये कोई मामूली बात नहीं थी। हमारे कोई भी किसी भी व्यक्ति को नेहरू के विचारों से वो अलग हो सकते हैं, उनका कोई मतभेद हो भी सकता है, लेकिन उन्होंने जो काम किया है उसको कोई नकारना। यही सर चीज शायद डिस्कशन में आज के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, इनके बारे में भी आती है कि उनके वर्किंग आवर बहुत ज्यादा है। चाहे आप उनके अगेंस्ट हो, आप उनके फेवर में हो, पर मेहनत बहुत करते हैं वो। तो नेहरू भी हम वहां पे कंपेयर कर सकते हैं। जो आज लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं, तो हम ये भूल रहे हैं कि नेहरू भी 18 घंटे काम करने वाले प्रधानमंत्री भारत को मिले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या है कि जो व्यक्ति पहले होगा उसके प्रायोरिटीज कुछ होंगे, उसके प्रायोरिटीज कुछ नहीं होंगे। कुछ काम वो निश्चित रूप से अच्छे कर पाएंगे, कुछ काम वो नहीं कर पाएंगे। तो हम जो काम उन्होंने किया है उनके लिए उनकी सराहना करना चाहिए, और जो काम नहीं कर पाए
तो उसके कारण भी हम शोधना आवश्यक है। जो उनके हाथ में था और उन्होंने नहीं किया, तब उसकी आलोचना होनी चाहिए, क्रिटिसिज्म आना चाहिए। लेकिन जैसे कि हम अभी प्राथमिक शिक्षा की बात कर रहे थे, प्राथमिक शिक्षा यदि उन्होंने 1950 में ही स्वीकारा होता या संविधान में ही फंडामेंटल राइट्स में आया होता, तो शायद भारत की आबादी 150 करोड़ तक नहीं जाती। लोग शिक्षित होते तो आबादी कम होती, आबादी कम होती तो आज की जो सारी समस्याओं की जड़ हमारी बढ़ी हुई जनसंख्या है वो नहीं रहती, राइट। हमारा पर्यावरण जो इतना अभी बेकार हो चुका है, खराब हो चुका है, वो भी शायद जनसंख्या कम होने के कारण अच्छा होता। ये भी सारी बात है। और एक बात जो नेहरू देख रहे थे, इसके लिए उन्होंने जो संस्थाएं खड़ी की, एम्स, IIT, उसके बाद पोस्ट हो, समाचार पत्र हो, जो स्कूल ऑफ ड्रामा हो, ललित कला हो, ज्ञानपीठ हो, ये सारी संस्था, बाबा एटॉमिक सेंटर हो, ये सारी जो संस्थाएं 1964 तक उन्होंने खड़ी की है, इसका योगदान बहुत बड़ा है। तो नेहरू जी का ये जो विजन था, जब उन्होंने एम्स जैसे मेडिकल संस्थानों को मतलब एस्टेब्लिश किया, उसके बाद IIT जैसे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस जो आज दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट माने जाते हैं, उनको एस्टेब्लिश किया। मुझे क्या लगता है सर, इस वक्त डिफेंस सेक्टर के तरफ थोड़ा सा क्या उनका ध्यान कम था जब वो, क्योंकि हाँ, एक हम कारण समझ रहे हैं आपकी बातों से, एक चर्चा से हम ये समझ रहे हैं कि उस वक्त प्रायोरिटी शायद डिफेंस से ज्यादा लोगों की जिंदगियों को बचाना, उसे सुधारना और भारत की एक वैचारिक प्रगल्भता को बढ़ाना, मतलब थिंकिंग लेवल ऑफ मास, मतलब बहुत सारे पब्लिक का थिंकिंग लेवल को इम्प्रूव करना, ये हो सकता है। बट इस वजह से क्या हमें 1962 और या इंडो चाइना पॉलिसी, जो नेहरू जी की पॉलिसी का ब्लंडर माना जाता है, फिर से एक तो डिफेंस में कमजोर होना और इंडो चाइना पॉलिसी, क्या इस वजह से हमें 1962 का वॉर हारना पड़ा और हमारे बहुत सारे सैनिकों की जान गई? क्या ये जो एक कंट्रोवर्शियल इशू है, ये सच है? नहीं, उसमें कंट्रोवर्शियल इशू नहीं है, बातें हम ठीक से समझना सीखे और जितना हो सके हम बहुत ईमानदार रहे अपनी बातों से, समझे पहले। हाँ। यस, बातों ये समझना है कि भारत की जो समस्या है, 40 करोड़ लोगों का पेट भरना नेहरू की पहली प्रायोरिटी है। नेहरू युद्ध नहीं चाहते थे क्योंकि युद्ध में बहुत पैसा लगता है, संसाधन, बहुत राशि संसाधन लगते हैं, इसलिए वो जानबूझकर जो दुनिया के 2 गुट बने थे और दुनिया के देश भी बहुत सारे गुट में बटे थे, तो वो भारत के साथ जो अन्य देश स्वतंत्र हुए उन सबका नेतृत्व नेहरू कर रहे थे और वो चाहते थे कि ना हम साम्यवादी गठ में जाएंगे, ना हम पूंजीवादी गठ में जाएंगे, हम एक अलग गठ बनाएंगे, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जो गठ निरपेक्ष होगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन उन्होंने शुरू किया। इसका कारण यह था कि हमारी आजादी, बहुत मेहनत से हमने ये आजादी मिली है, तो इस आजादी को हमें यदि रशिया के मदद लेनी होगी तो हम रशिया की मदद लेंगे, यदि अमेरिका की मदद लेनी होगी तो अमेरिका की मदद लेंगे, क्योंकि नेहरू के सामने 40 करोड़ लोगों की तरक्की, उनका विकास, उनकी प्रगति, उनका पेट भरना था, युद्ध नहीं था। इसलिए वो जानबूझकर कहते थे कि हिंदी चीनी भाई भाई। और सर, जब आक्रमण होने की पूरी दिशा दिख रही है, सब मतलब जो आर्मी के जो जनरल्स है वो आपको बार बार अलर्ट कर रहे हैं, उस वक्त भी सेना बॉर्डर तक या वहां की रसद बॉर्डर तक नहीं पहुंचाना। अभी हम ये 2024 में बात कर रहे हैं। 1962 की जो स्थिति थी, उस स्थिति को यदि हम समझे और हमारे संसाधनों की कमियों को यदि हम समझे कि जहां पर हमारे फौजियों के पास जूते तक नहीं थे अच्छे, शस्त्र तक अच्छे नहीं थे, और यही कारण था, हम आज तो बोल सकते हैं कि नेहरू ने ये नहीं किया, वह नहीं किया, हम बिल्कुल बोल सकते हैं और उन पर आरोप करना भी संभव है, और वो भी खुद भी ये कहते थे कि ये सारी बातें करने के लिए जो पर्याप्त संसाधन आपके पास चाहिए वह उनके पास नहीं था, पर्याप्त समय उनके पास नहीं था, और पर्याप्त राशि के साथ साथ जो इसके लिए कीमत अदा करनी होती है उसकी भी तैयारी कहीं पर नहीं थी।
कहते हैं कि कई दिनों तक आर्मी जनरल्स उन्हें अवेयर करते रहे, अलर्ट करते रहे, अब हमें फौज भेजना चाहिए। शायद एक ऐसी भी चर्चा चलती है कि सरदार पटेल ऑर्डर पास कर चुके थे कि क्योंकि वो गृह मंत्री थे, उनके हाथ में वो पावर थी, पर कहीं ना कहीं पे नेहरू उसके लिए एग्री नहीं हुए कि हमने वहां पे फोर्सेस भेजनी चाहिए, और इस वजह से भारत को 1962 में बहुत बड़ा नुकसान चाइना के वॉर में झेलना पड़ा। नहीं नहीं, ये एक तो आपकी कुछ गलतफहमी हुई है कि सरदार पटेल की मृत्यु 1950 में ही हो चुकी थी। तो 62, हाँ, तो 1962 का जो है 1962 में नहीं, वीपी मेनन थे सर उस वक्त, राइट? वीके मेनन थे। वीके मेनन के साथ ही आप हेंडरसन की भी रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, उसमें बहुत कुछ लिखा है। लेकिन जो जनरल्स अपने गृह मंत्रालय के द्वारा, संरक्षण मंत्रालय के द्वारा बातें अपडेट होती ही थी, किंतु वो आखिर तक इसी सपने में रहे नेहरू कि चीन हम पर वार नहीं करेगा, क्योंकि चाइन लॉय जो उनके सेनापति थे, उन जो भारत में जब आए थे तो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा हमने दिया था, और गठ निरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से जो पंचशील करार हमने बहुत सारे नए, तब तो 1956 में जब उन्होंने पहली बार ये किया तो सिर्फ 25 लोग थे, बाद में उसको 125 200 तक उनकी संख्या गई नॉन अलाइनमेंट ग्रुप में। तो नेहरू को यह सारी जानकारी थी, लेकिन वह इस विश्वास में थे। तो हम इसी चीज को मान रहे हैं कि क्या ये बहुत बड़ी गलती थी वो विश्वास? या नेहरू, ये जो विश्वास था, उनका जो विश्वासघात हुआ, वो इसके लिए वह भारत चीन युद्ध के बाद वो सदमे में गए, लिटरली वो सदमे में गए कि मेरे से ऐसी बड़ी भूल कैसे हो गई। अच्छा। और उन्होंने संसद में भी कुछ बातों को स्वीकार किया कि जो आज कश्मीर, चाइना ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, वह गया तो कोई ज्यादा नुकसान भारत का नहीं हुआ है, क्योंकि वहां पर कोई फसल नहीं उगती, ऐसा उन्होंने संसद में कहा था। लेकिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भी यह कहा था, नेहरू जी ऐसी बातें आप मत करिए, आपके सर पर एक भी बाल अब नहीं उगता, इसलिए उसको अलग नहीं किया जा सकता। बहुत बढ़िया, माइंड ब्लोइंग। तो ये मतलब राम मनोहर लोहिया भी एक कैरेक्टर है जिसपे एक अलग से पॉडकास्ट बन सकता है। बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त पर्सनैलिटी है, लोगों को पता नहीं है ये सब। नहीं बिल्कुल, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, जेपी तो मतलब आइकॉनिक, तब का जनसंघ। पर ये बात अब हमारे पॉडकास्ट से व्यूअर्स क्लियर होती है कहीं कहीं पर कि 1962 वॉर में अलर्ट ना रहना या उस विश्वास में, गलत विश्वास में रहना, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी इंडियन गवर्नमेंट की। और उससे जो कुछ नुकसान हुआ, कम हुआ, ज्यादा हुआ, क्या हुआ, बट वो नुकसान तो हुआ भारत को। शायद हम कुछ लेवल पे तिब्बत को सपोर्ट नहीं कर पाए, बचा नहीं पाए। एक बहुत बड़ी, मतलब हमने एक विरासत खो दी। जैसे बुद्ध का जब नाम आता है तो भारत ही बुद्ध है, बुद्ध ही भारत है, और उस हम कह सकते हैं साधना को बुद्ध के तिब्बत संभाल रहा था, वो धरोहर थी हमारी। और जब चाइना ने तिब्बत पे आक्रमण किया, भारत उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। ये एक बहुत बड़ी दुख, शोकांतिका है हमारे लिए। पर शायद हम कह सकते हैं परमात्मा को यही मंजूर था, उसी में से कुछ शायद दुनिया का भला होगा। देखिए कितने सारे मिसकंसेप्शन है हमारे जहन में, हमारे दिमाग में नेहरू को लेके, कि क्या ब्यूरोक्रेसी में करप्शन नेहरू जी कंट्रोल नहीं कर पाए, क्या उनकी कश्मीर पॉलिसी गलत हुई, क्या इंडो चाइना वॉर में उन्होंने नहीं कर पाए। कुछ तो नेगेटिव्स है पर बहुत सारे पॉजिटिव्स है जहां पर और भी कुछ बातें नेहरू के बारे में अभी के जनरेशन को पता होना बहुत जरूरी है। राइट। नेहरू एक, यदि वो पॉलिटिकल वो यदि राजनेता नहीं बनते तो क्या बनते? तो कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड ऐसे विश्वविद्यालय में निश्चित रूप से प्रोफेसर बनते। मुझे एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन यही पर आने वाला था। ही वाज हाईली एजुकेटेड, वो बहुत आराम से अपनी जिंदगी निकाल सकते थे। और नेहरू जी हम कह सकते थे कि बहुत ज्यादा गर्भ श्रीमंत, हम जिसे कहते हैं। मोतीलाल जी नेहरू की जब हमने कोठी देखी यहाँ पर इलाहाबाद में, तब हम कई बार सोचते थे कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर
यहाँ से 2 किलोमीटर, जहाँ पे मोतीलाल जी नेहरू जी की जो बहुत बड़ा राजघराना है, वहां से 2-2.5 किलोमीटर पे चंद्रशेखर आजाद जी का ये हुआ था, मतलब खून हुआ था। कई बार ये भी कहा जाता है कि इतनी सारी संपत्ति मोतीलाल जी नेहरू के पास आई कैसे? क्या वो अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे? क्योंकि बस वहां से 2 किलोमीटर पर चंद्रशेखर आजाद, और वो टिप भी कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी वहां रुके हुए हैं, ये टिप भी इसी दरबार से मोतीलाल जी नेहरू के कोठी से पास हुई थी। ये कहते हैं, कंट्रोवर्सी है सब। नहीं, ये सिर्फ कंट्रोवर्सी नहीं, हाँ। ये सफेद झूठ है। अच्छा, ग्रेट। झूठ। एक मोतीलाल नेहरू जो है वह गांधी से पहले जुड़े इतना अमीर आदमी, उनकी अमीरी कैसे आई उसकी चर्चा में हम न जाए तो अच्छे है, क्योंकि वो वकील थे, लॉयर थे, बहुत बड़े वकील थे। आज यदि कोई वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हो रहा है तो वो कितना पैसा कमा रहा है उससे हमारा कोई यहाँ थोड़ा सा एक कैसे आता है कि अगर आप लॉयर है और भारतीयों की अगर बाजू रखते हो तो उस वक्त तो भारतीयों के पास वो पैसा था ही नहीं जो आपको पे कर सके। तो अगर लॉयर मोतीलाल नेहरू को क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट पे कर रही थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट क्यों पे करेगी? उन्हीं की तरफ से लड़ रहे हैं। कौन बोला? मुझे मैं नहीं जानता। नहीं बिल्कुल ये तो आप ही को पता है। नहीं बिल्कुल नहीं। वो गवर्नमेंट के वकील क्यों बनेंगे? वो जनता के वकील थे, लोगों के वकील थे। और आप ऐसा मत समझिए कि जिसकी पेइंग कैपेसिटी, तब भी लोग पेइंग कैपेसिटी रखने वाले लोग थे। ऐसा मत समझिए कि अभी लोग अमीर है, पहले लोग अमीर नहीं थे, ऐसा नहीं है। तो तब वकील सारा जो भारत का स्वाधीनता संग्राम चलाया वह वकीलों ने चलाया। ये बात पहले समझ लीजिए। हाँ, वकीलों ने चलाया। और मोतीलाल नेहरू बहुत फेमस वकील थे। उन्होंने गांधी जी से जब उनका संपर्क आया तो इतने अमीर घर में पैदा होने के पश्चात भी जवाहरलाल नेहरू जो ऑक्सफोर्ड विलायत में ब्रिटेन में पढ़कर आने के बाद भी उनको ऐसा लगा कि हम इस आंदोलन में अब हिस्सा लेना चाहिए। राइट। उनको एकदम आराम की जिंदगी, वह भी वकील बनते, वो बैरिस्टर थे ही नेहरू, वह भी पिताजी की तरह आराम से वकीली करते, पैसा कमाते, अपनी जिंदगी जीते। क्यों गांधी के पीछे लगे? अच्छे कपड़े छोड़कर खद्दर में आ गए। 10 साल वो जेल में थे, लोगों को पता नहीं है। 1947 के पहले यदि उनके दिन हम काउंट करें तो टोटल 10 वर्ष वह जेल में पर थे। कहते हैं सर, जिस तरह की के वो जेल में थे, तो जो स्वतंत्रवीर सावरकर जी को जो जेल मिली वो हम कह सकते हैं कि दुनिया के मोस्ट खराब एक्सपीरियंसेस है, सबसे खराब जेलों में से उन्हें मतलब गुजरना पड़ा, सबसे खराब कैदियों की जिंदगी सावरकर जी को जीनी पड़ी। पर जहां पे पंडित नेहरू जी जेलों में थे वो 5 स्टार जेल थे। एक बात मुझे आगा खान पैलेस। नहीं, मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ब्रिटिश एक ऐसी व्यवस्था थी ब्रिटिशों के पास, और सावरकर का भी झगड़ा यही था। ये सारे जो नेता थे ये पॉलिटिकल लीडर्स थे, और उन्होंने कोई चोरी नहीं की थी, किसी का खून नहीं किया था, और कोई अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया था। इसलिए सारे पॉलिटिकल लीडर्स को सारे ब्रिटिश देश में भी इसी तरह की ट्रीटमेंट वे देते थे। और सावरकर का भी झगड़ा यही था कि मैं भी पॉलिटिकल लीडर ही हूं, तो मुझे अंडमान में क्यों भेजा? हाँ। सावरकर का भी कहना वही था। तो सावरकर को अंडमान की जेल निश्चित रूप से वह गलत ही थी, उसका समर्थन कोई नहीं कर सकता। लेकिन ये जो सारे नेता थे ये कोई चोर उचक्के नहीं थे। ऐसा तो नहीं था सर कि कुछ लेवल पे कांग्रेस ब्रिटिशों के साथ अलाइन होके काम करती थी, और सावरकर जी का जो थॉट प्रोसेस था वो बिल्कुल अलाइनमेंट में नहीं था। वो सिस्टम को आमूलाग्र बदल देने वाला था। मैं देखिए, ये जो नैरेटिव हम अब बना रहे हैं ना, इसको थोड़ा दुरुस्त करने की बहुत आवश्यकता है। हमको लगता है कि देखिए, ये सारे जो नेता थे सारे ऐसे नेता थे जो बैरिस्टर थे। हम भी मानते हैं सारी चीजें पूरी व्हाइट और ब्लैक में नहीं है। सुनो, गांधी बैरिस्टर थे, जीना बैरिस्टर थे, पटेल बैरिस्टर थे, नेहरू बैरिस्टर थे, बाबा साहब बैरिस्टर थे। ये सारे बैरिस्टर लोग थे, और अंग्रेज जिस भाषा को समझते, जिस टर्मिनोलॉजी को समझते, उसके बाप थे वो बोलने में।
जब अंग्रेज कोई गवर्नर खड़ा होता तो उनको पसीना छूटता गांधी के सामने, नेहरू के सामने, पटेल के सामने बात करने के लिए, क्योंकि अंग्रेजी कानून जो गवर्नर जनरल जानता था उससे ज्यादा तो हमारे सारे नेता जानते थे। तो उसको तुम छूट नहीं थी, कोई गवर्नर या कोई कलेक्टर की कोई बिशात नहीं थी कि आप इस सारे नेताओं के सामने कुछ अनाप शनाप बोल दे। तो ये जो सारे नेता थे उन सबको एक व्यवस्था ब्रिटिशों ने बना कर दी थी। मैं आपको बताऊं दूसरी एक बात जो हमारे इस विषय का हमारी इस मर्यादा में नहीं है, फिर भी मैं बोलता हूं बिल्कुल, क्योंकि ये सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स है, इस पॉलिटिकल लीडर्स को ब्रिटिशों ने पेंशन भी दी थी। मैं अंडमान गया, अंडमान में जाने के बाद एक मुझे वहां की जो वास्तविकता पता लगी कि जिस व्यक्ति को 25 वर्ष की उम्र कैद हो गई है, वो जब छूटता था तो ब्रिटिश लोग उसको कुछ संसाधन देते थे, उसको एक जगह देते थे रहने के लिए, उसको कुछ पैसा देते थे कि भाई तू 25 वर्ष अभी जेल में रहा तो अभी बाहर आने के बाद ये अपना अपना कुछ तो कमाई कर। तो हम जो समझते हैं, हमारी जो इमेज बनाई गई है ब्रिटिश गवर्नमेंट की, तो उसमें यह समझना भी बहुत जरूरी है। सावरकर को भी जो पेंशन मिलती थी, वो लोग कहते कि देखो देखो सावरकर को पेंशन मिलती थी, सावरकर पेंशन लेते थे। नहीं, गांधी जी भी पेंशन लेते थे। लोगों को यह पता नहीं कि नेहरू को भी पेंशन मिलती थी। ब्रिटिशर्स से नेहरू जी को, गांधी जी को, स्वतंत्र वीर सावरकर को, सभी स्वतंत्रता सेनानी को पेंशन मिलती थी। क्यों मिलती थी? क्योंकि वो जेल में गए थे। जेल में जो व्यक्ति जाता है तो कुछ कमाता ही नहीं, तो अपने परिवार कैसे संभालेगा? राइट। इसलिए वो दिया जाता था। अब नेहरू की जो बात आप कर रहे हैं कि नेहरू इतने अमीर थे, उन्होंने वो चाहते थे तो अपने जीवन कैसे भी वो आराम से जी सकते थे, लेकिन हमारी वैचारिक मतभेद नेहरू के साथ हो सकता है, लेकिन 10 वर्ष यह व्यक्ति भारत के जेलों में रहे, जिसको स्वाधीनता का पता है, उसको इस जेल में हम यदि किसी को कहे कि मैं तुमको गद्दी पर सुलाऊंगा, अच्छा खिलाऊंगा, आप जेल में रहे, मानेंगे हम? नहीं मानेंगे। इसलिए देखिए, नेहरू गांधी के साथ रहते रहते भारत को समझ गए कि भारत की समस्याएं क्या है। भारत की समस्याएं, भारत की गरीबी और जो समस्या उनको नहीं समझी थी वो गांधी के साथ रहकर समझी, वो हिंदू मुस्लिम समस्या। क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और नेहरू यही समझते थे कि भारत की गरीबी ही समस्या है, लेकिन गांधी इन दोनों से ज्यादा सीनियर है, ज्यादा अनुभवी है। इसलिए गांधी कहते थे कि भारत की भूख दरिद्रता यह एक समस्या नहीं है, भारत की हिंदू मुस्लिम समस्या समस्याओं की समस्या है। इसलिए नेहरू गांधी के साथ रहते रहते समझ गए, नेताजी नहीं रहे गांधी के साथ, इसलिए वो नहीं समझ पाए। ओके। सर, एक चैप्टर है, पता नहीं शायद नेहरू की लाइफ का ये चैप्टर हम मतलब यहाँ पर लेकर आए क्या, पर मेरी क्यूरियोसिटी है। एडविना चैप्टर और सिगरेट चैप्टर कि प्लेन भेज के सिगरेट मंगवाना। हाँ, आपकी बातें पूर्ण हुई तो क्वेश्चन नहीं है सर, बस मैं 2 शब्दों में, नेहरू, एडविना और नेहरू जी की सिगरेट। नहीं, अभी एक्चुअली सिगरेट तो एकदम आम बात थी, तब के जमाने में तो एकदम आम बात थी, क्योंकि ब्रिटिश लोग नहीं, ये नेहरू नहीं, एडविना और नेहरू जी की सिगरेट जो फॉरेन से आती है। नहीं, वो फॉरेन से आती है क्या, वो हमारा वो विषय नहीं है। एडविना का जो विषय है मैं बताऊंगा। एडविना और उनके संबंध थे, ये तो किताब छप चुकी है, उनकी बेटी ने ये सारे पत्र पढ़े हैं, उसको पब्लिश भी कर दिया गया है, पब्लिक डोमेन के डॉक्यूमेंट अब रहे हैं। उनके जो कुछ रिलेशन थे उन अलग अलग, अभी किसी भी राजनेता का किसी अलग महिलाओं के साथ का रिलेशन ये एक अलग विषय है। गांधी और गांधी के जीवन में आए वाली महिलाएं एक अलग विषय हो सकता है। नेहरू और उनके जीवन में आए वाली महिलाएं, इसका भी एक अलग विषय हो सकता है। एडविना माउंटबेटन की बीवी थी, इसलिए उसकी ज्यादा चर्चा होती है। जो नहीं थी, जो भारतीय थे, उनकी चर्चा हम नहीं करते, उसकी आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि इसकी चर्चा एक जो ब्लैक साइड हम नेहरू की बोल सकते हैं इसको, लेकिन ऐसा नहीं है। आज यदि हम देखें, उस जिस जमाने के हम बात कर रहे हैं, उस जमाने में दूसरी बीवी करना, तीसरी बीवी करना नहीं, पर लॉर्ड मतलब माउंटबेटन की वाइफ
और भारत के प्रधानमंत्री, सर इसकी चर्चा तो होगी। इसकी चर्चा आपकी पोजीशन कुछ है, जैसे अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो लाल बहादुर शास्त्री ने जो आदर्श, जब हम कहते हैं कि राम राज्य की बात करते तो भगवान श्री राम ने जो आदर्श रखे कि जब आप राजा को देखोगे तो प्रजा वो चीज समझेगी, तो हम ये भूल जाते हैं कि वो आदर्श लाल बहादुर शास्त्री या महात्मा गांधी जी, ये इमेज फिर अगर नेहरू जी गांधी जी को समझ रहे हैं तो ये चीज क्यों नहीं समझ पाए? नहीं, ये गांधी एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है, नेहरू एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है, उनका अपना अपना निजी जीवन है, वह पश्चिम के विचारों से, संस्कृति से प्रभावित भी रहे हैं। उनके ऐसे कुछ हरकतों से उनके राजनीतिक करियर पर भी कोई असर उन्होंने नहीं होने दिया है, और इसकी भी चिकित्सा होनी चाहिए, आलोचना होनी चाहिए। यदि कोई ऐसा फर्क हुआ है उनकी नीतियों में तो इसकी भी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वजह से उनकी नीतियों में कोई परिवर्तन हुआ है। नीतियों में नहीं आया, बिल्कुल सही है सर। हम पॉलिटिकल या भारत के बारे में जो नेहरू जी के जो विचार थे उसमें इस रिलेशन का कोई रिफ्लेक्शन नहीं दिखा, पर लोग तो जब देखते हैं राजा की तरफ, आप ठीक कह रहे हैं, एक आदर्श बनाते हैं। इसकी चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए पता नहीं है, लेकिन आज के एक सामान्य विधायक, एक सांसद का निजी जीवन हम इतनी गंदी तरह से देख रहे हैं, तो मुझे तुलना नहीं करनी है तो नेहरू का निजी जीवन बहुत ही बुरा रहा है। उनकी बीवी कमला नेहरू, उनका बहुत ही, वह जब युवा थे उस समय उनकी मृत्यु हुई, उनको भी वैवाहिक जीवन में बहुत सुख अंतिम तक कमला नेहरू के पास नहीं मिला, तो यह भी एक कारण रहा होगा उनकी सारी बातों का। और हम देखते हैं कि सरोजिनी नायडू की जो लड़की थी, कन्या थी, पद्मजा नायडू, उनको उन्होंने 12 वर्ष पश्चिम बंगाल में गवर्नर के रूप में रखा था, दोनों के संबंध भी थे, और इंदिरा गांधी को यह पता था। इंदिरा गांधी नेहरू को एक पॉइंट पर गुस्से में बोलती है अपने पिताजी को कि ये क्या चल रहा है आप दोनों का, तो ये एक अलग विषय है। ये सर एक और कॉन्टेक्स्ट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम डिक्लेयर करते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत रत्न है। ये तो अभी उस समय में मैं खुद का नाम खुद से डिक्लेयर करता हूं कि मैं भारत रत्न हूं, खुद ही खुद को प्रदान करता हूं। उसको शायद उसका कोई समर्थन या नहीं है, लेकिन जीवित रहते समय उनसे कोई और बड़ी व्यक्ति भी नहीं, वो जो कमेटी देखना चाहिए, हम इसका इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड से नहीं कह सकते हैं। उसकी जो भी कमेटी है, लोगों को भी तब के लगा होगा कि नेहरू को भारत रत्न देना चाहिए, और सही में वो भारत रत्न के हकदार भी थे, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर अम्बेडकर नहीं थे। सर उतनी बड़ी इमेज शायद डॉक्टर अम्बेडकर जी की थी, वो भारत रत्न उसी कांग्रेस ने कई सालों 1991 या 92 तक डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? इसका कारण है, किसी भी बात में, लोकतंत्र में लोगों का फोर्स बहुत आवश्यक होता है। 1992 में क्यों मिला? क्योंकि 92 तक आते आते सारे राजनेताओं को दलितों के मतों का महत्व समझने लगा, इसलिए उन्होंने तो सर सब मतों का राजकारण। तो यहीं पे मैंने वही कहा था कि पंडित नेहरू खुद ही को भारत रत्न प्रदान करते हैं। इस बारे में मतलब नहीं, मैं इतना ही कहूंगा उसके बारे में कि एक उसकी कमेटी जो भी कोई बनाई होगी, और इसलिए उन्होंने ही बनाई वाली कमेटी उनके ही फेवर में दे रही है, तो ये ठीक है। वो तो भारत रत्न के जस्टिफाई जस्टिफाई नहीं, वो भारत रत्न थे ही, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। कोई और गवर्नमेंट आके अगर उन्हें देती क्यों आती? क्योंकि 40 साल तो कांग्रेस ही राज कर रही, तो और गवर्नमेंट आने का कोई वादा नहीं। पंडित नेहरू जब प्रधानमंत्री नहीं है तब कांग्रेस के एक नए प्रधानमंत्री बने। मुझे अच्छा लगता है कि मृत्योपरांत किसी को भारत रत्न मिले, इससे जीवित रहते समय मिलना काम के लिए, प्रेरणा के लिए अच्छी बात। अच्छा कोई चलो, सर के विचार एकदम क्लियर है कुछ चीजों में, और बहुत सारे हम कह सकते हैं कि एक ट्रेंड सा जो चल पड़ा था, उस ट्रेंड को एक बहुत बड़ा ब्रेक मिल सकता है इस पॉडकास्ट के थ्रू, एक नैरेटिव को। और कुछ बातें, ठीक है, नेहरू
जब मैं बोल रहा हूं तो उनका द डिस्कवरी ऑफ इंडिया तुम किताब पढ़ी, हाँ। उसको भारत एक खोज नाम की एक सीरीज भी बनी है, बहुत सुंदर है। और ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नाम का उन्होंने जो पत्र लिखे इंदिरा गांधी को, उस पत्रों का किताब है। अब देखिए कि नेहरू हर माह में उनके समय में मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखते थे, और उनका जो करस्पॉन्डेंस है सारा अभी तैयार है, सब मिलता है। मुख्यमंत्रियों को जो पत्र लिखे, उनकी भाषाएं देखिए आप, उनकी उस समस्याओं को किस तरह से समझ लेना चाहते वह देखिए। उनके बाद ये कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी, ऐसा कोई मतलब बाद में नहीं हुआ। एक और मैटर आता है नेहरू जी के पास में, जिसे हम कहते हैं वंशवाद। नेहरू जी क्या भारत के पॉलिटिक्स में वंशवाद लाने का कारण नेहरू जी है। कैसा वंशवाद? उदाहरण? विजय लक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी को तो उन्होंने नहीं लाया, एक सीधी सी बात है। और विजय लक्ष्मी पंडित अपने आप में एक स्वतंत्र व्यक्तित्व था, उसको आप नेहरू से मत जोड़िए, मत जोड़िए। नहीं, एक ही घर से जन्म लिया, इसका अर्थ वो सिर्फ नेहरू की बहन है, इसके लिए उसको डिस्क्वालिफाइड मत कीजिए, वो भी स्वतंत्रता संग्राम में है। सर, सारे वंशवादी पॉलिटिशियंस जो है वो तो यही जस्टिफिकेशन देते हैं। नहीं, देखिए जिस दौर में हम बात कर रहे हैं 1947 तक लोकतंत्र नहीं था भारत में। लोकतंत्र को देखकर लोग राजनीति में नहीं आए थे। मुझे कोई पद मिलेगा इसलिए लोग राजनीति में नहीं आए थे। मेरी जात के, मेरे कास्ट के कितने मत मिलने वाले, यह देखकर लोग राजनीति में 15 साल में लोगों को उसके पर्क्स पता चल गए थे कि अगर आप राजनीति में आते हो तो आपको क्या मिलता है। क्रांतिकारक, तीन क्रांतिकारक भाई खुद राजनीति में आ रहे हैं, नेहरू के 3 भाई राजनीति में आ रहे हैं, तो वहां पर वंशवाद हम नहीं कहते हैं। देखिए ये भाई बड़ा भाई जा रहा है, छोटा भाई भी जा रहा है, सब राजनीति कर रहे हैं। छोटा सा पॉइंट है कि क्रांतिकारक बनने में आपको सजा मिलनी है, आपको पर्क्स नहीं मिलने। राजनीति में आने के आपको पर्क्स मिलने नहीं, ये दोनों भी राजनीति कर रहे हैं। और नेहरू जैसे जेल में गए हैं, विजय लक्ष्मी पंडित भी जेल में गई है। ऐसा नहीं कि उनको सब रेडीमेड मिला है, उनकी भी खुद की अपनी क्वालिटीज उन्होंने निर्माण की थी, इसलिए वो इसको हम वंशवाद नहीं कह सकते। जैसे हम कह सकते हैं कि आज भी कांग्रेस नेहरू के वंश से मुक्त नहीं हुई। हाँ, ये हम बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन यह स्पष्ट आप सब दर्शक भी समझना चाहिए कि नेहरू की कांग्रेस और आज की कांग्रेस में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि नेहरू की कांग्रेस इंदिरा गांधी ने खत्म कर दी, इंदिरा गांधी की कांग्रेस राजीव गांधी ने खत्म कर दी। ओके। और आज जो कांग्रेस है वह सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कांग्रेस है। क्या वो राहुल गांधी की कांग्रेस है या सिर्फ सोनिया गांधी की है? नहीं, पता नहीं, वो उनका निजी अंतर्गत उनके पक्ष की नीति है, और वो जिस नीति से चल रहे हैं वो कह सकते हैं। तो ये एक बहुत अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और आंखें खोल देने वाला, बहुत सारी धूल को पोंछ के क्लियर करने वाला पॉडकास्ट बना है। व्यूअर्स, मजा आ जाएगा जब आप ये पॉडकास्ट जब रिलीज होगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि एकदम धुआंधार, एकदम धमाकेदार कुछ चीजें इसमें आने वाली है। ये पॉडकास्ट खत्म होने से पहले मैं 1-2 बातें और भी बोलना चाहता हूं, क्योंकि देखिए मैं एक अध्यापक हूं और मुझे लगता है कि नेहरू हो या कोई भी विचारक हो, राजनेता हो, उसको 360 डिग्री में हम देखना चाहिए। और आपको ऐसी भी किताबें मिलेंगी, द ब्लंडर्स कमिटेड बाय नेहरू, उनकी गलतियां गिनाने वाले भी लोग मिलेंगे आपको। लेकिन मुझे लगता है Amazon पे बेस्ट सेलर है एक सर 47 ब्लंडर्स ऑफ नेहरू। देखिए नेहरू की जब निजी बातें हम देखते हैं तो नेहरू कितना घूमते हैं भारत, देखते हैं भारत, लोकतंत्र उनके, मैं पहले ही कह चुका कि उनके विचारों के बारे में, उनके कुछ नीतियों के बारे में हम बिल्कुल अलग हमारी राय रख सकते हैं, लेकिन 18 घंटे काम करने वाला, woods are lovely, dark and deep, but I have to go before I sleep. Right. तो वो जो कहते हैं कि इतनी वर्ड्सवर्थ की कविता उनके दीवार, उनके ऑफिस के पीछे लगी थी, आराम हराम है, आराम हराम है कहने वाला, 18 घंटे काम करने वाला यह व्यक्ति सिर्फ वह कांग्रेस का था,
या उनकी कुछ नीतियां हमको पसंद नहीं है, इसलिए हम उनको गलत नैरेटिव में रखना अच्छी बात नहीं है, ठीक बात उनके नहीं है। कैरेक्टर को हमें समझना होगा, कुछ चीजों को ब्लैक और व्हाइट में ना देखते हुए ग्रे शेड में देखना होगा। बिल्कुल। और यदि जो कोई आलोचना उनकी कर रहे हैं, समझो उस जगह कोई जिस पक्ष का व्यक्ति बोल रहा है, यदि वह पंतप्रधान होता तो क्या करता? क्या उससे कोई गलती नहीं होती? क्या उसकी कोई प्रायोरिटी नहीं होती? क्या अभी जो पंतप्रधान है या इसके पहले जो पंतप्रधान हुए उनके समय में कुछ गलतियां नहीं हुई? हर एक के एरा की कुछ मिस्टेक्स है, कुछ एस्टैब्लिशमेंट, कुछ अचीवमेंट्स है। तो नेहरू जी के भी जिंदगी में पर्सनल लाइफ देखा जाए तो बहुत सारे ब्लंडर थे, और अगर हम पॉलिटिकल लाइफ देखे जाए तो उसको हम जज कर रहे हैं, अच्छे थे बुरे थे, बहुत सारी अचीवमेंट्स है, IITs, एम्स, ये सारी अचीवमेंट्स है। और कृषि क्षेत्र को चालना देना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मतलब प्रोत्साहन देना, ये सारे जो प्लस पॉइंट्स हैं इनके बारे में हमें एक बार जरूर सोचना चाहिए व्यूअर्स। और मैं चाहता हूं कि ये पॉडकास्ट मैं खत्म ना करूं, आप इसको खत्म करें। आप फिर से एक बार नेहरू जी की सारी किताबों को पढ़े, उनके कैरेक्टर को समझे, और फिर इस पॉडकास्ट पे आप कमेंट करें। पर इससे पहले आप अनफिल्टर्ड स्टोरीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कमेंट, आपकी राय हम तक जरूर पहुंचाइए। थैंक यू सो मच। सर के साथ और बहुत सारी पॉडकास्ट तैयार होने वाली है, ये आज ही पता चल गया है। सी यू ऑन द नेक्स्ट शो।